मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सबसे आगे मैं आपको कहेंगे खुशामदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। मुस्कुराते मुस्कुराते दिन का आगाज करना इतना मुश्किल नहीं लगता, अपने आप को एनर्जेटिक रखना इतना मुश्किल नहीं लगता, नाउमीदी के दौर में उम्मीद कायम रखना इतना मुश्किल नहीं लगता। जब नाउमीदी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना हम, तो पता है क्यों करते हैं? जब मुल्क के हालात देखते हैं, वो चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे आसपास के हालात हों, चाहे मौशी मुश्किलात हों, नाउमीदी हमें दिखाई देती है। कितना गलत है ये मेरा मुल्क जिसकी मिट्टी सोना उगलती थी, आज उस मिट्टी की जानिब जब मैं देखता हूँ तो मिट्टी तो दिखाई नहीं देती। जानते हैं क्या बात करना चाहता हूँ? हमारी तो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी सबीन, कि हमने क्या किया इसके साथ कि आज हम जहाँ जाते हैं वहाँ हमें कॉन्क्रीट का जंगल नजर आता है। ये बात मैं कराची की नहीं कर रहा, अगर मैं सियालकोट भी आज जाऊँ, मोटरवे से जैसे ही उतरूँ, वो सियालकोट जहाँ का चावल मशहूर था, वहाँ पर अब क्या हो रहा है कि वहाँ पर अब हमें हाउसिंग सोसाइटीज़ नज़र आ रही हैं। सियालकोट के अलावा अगर हम हाफिजाबाद की बात भी करें, चावल चूँकि वहाँ का भी मशहूर है, इसी तरह बहुत से और शहर, बहुत से और गांव, बहुत से और देहात जहां की एग्रीकल्चरल लैंड थी, आहिस्ता आहिस्ता देखते देखते हमें वो लैंड अब बदलती नज़र आ रही है। वहाँ पर अब हमें हाउसिंग सोसाइटीज़ नज़र आ रही हैं। मुल्तान का आम बड़ा मशहूर था, लेकिन मुल्तान में भी हमने क्या किया आम के बागों के साथ कि गुज़श्ता साल हमें चौंसा उस तरह नज़र नहीं आया जिस तरह नज़र आता था। तो पाकिस्तान जिसकी एग्रीकल्चरल इकॉनमी थी, हमारी वीट, हमारी राइस, हमारी कॉटन हम एक्सपोर्ट करते थे, आज हम इंपोर्ट करते हैं। और वहीं पर दुनिया कितनी आगे निकल गई है। कितनी आगे देखा जाए, दुनिया वाकई कितनी आगे, एग्रीकल्चर की फील्ड में अगर देखा जाए तो वहाँ पर किस तरह की इक्विपमेंट्स आ चुके हैं, किस तरह की टेक्नोलॉजी आ चुकी है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़राअत को बढ़ा रहे हैं। हमारे यहाँ किसान तो है, लेकिन उसके पास उस तरह की रिसोर्सेज नहीं है, वो बदहाल है। और वही आपने बात की कि अपनी जो बर्बादी की जिम्मेदार है वो हम खुद हैं। हम खुद हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हम, और खुद हम जो है अपने ज़राए कम कर रहे हैं, और बाद में हम कहते हैं कि हमें चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ी, और हम गरीब मुल्क हैं। और फिर पॉलिसीज़ की बात भी करनी चाहिए सबीन। एक मुल्क जब इमरजेंसी नाफिज करता है ना किसी एक सेक्टर में, उसका हमें फ़ायदा नज़र आता है। बांग्लादेश का जब हमने नाम लिया इसलिए चूँकि टेक्सटाइल में अगर बांग्लादेश का आज नाम है, उसकी वजह वहाँ पर लगने वाली वो इमरजेंसी है जिसमें हम ये देखते आए, जिस तरह एम्बुलेंस को रास्ता मिलता है ना सड़क पर, वैसे वहाँ टेक्सटाइल से जुड़ी गाड़ियों को रास्ता मिलता था, एक लेन मुख्तस होती थी। तो बांग्लादेश ने उस इमरजेंसी को नाफिज किया। ऐसे बहुत से और ममालिक जहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले आया, वहाँ पर भी इंडस्ट्री को प्रमोट किस तरह से किया गया। वो इंसेंटिव देते हैं, वो सब्सिडी देते हैं, वो उसको प्रमोट करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं, पॉलिसीज में नरमी लेकर आते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम तो सिर्फ और सिर्फ एक डिवाइड ही देखते हैं। जब भी पॉलिसी बनाने की कोई बात आती है सबीन, उसमें हम पॉलिटिकल डिवाइड देखते हैं। यही होता है। अच्छा, अभी क्या हो रहा है? अभी भी तो यही हो रहा है, डिवाइड है। यहाँ पर हम मुल्क के अब ये बात कर रहे हैं कि हमारा मुल्क डूब रहा है, खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, उस तरफ जाते हम देख रहे हैं जो अवाम का हाल हो रहा है, किस कदर मुश्किल में हमारा मुल्क। लेकिन वहीं पर हम देख रहे हैं कि इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देखें, आप कोई भी करंट अफेयर्स शो निकाल लें, आप कोई भी मीडिया टॉक देखें, हमारे सियासतदानों की एक बात है, वो है कुर्सी। लेकिन कुर्सी के बगैर कोई कुछ करने को तैयार नहीं है। आपस में मुज़ाकरात की बात होती है, बिठाया जाता है कि मसाइल का हल निकालें और अवाम के बारे में बात करें, अवाम का कुछ सोचें, लेकिन कोई भी चीज सामने नहीं आती। क्या जिम्मेदार हुक्मरान है या उनके अंधे फॉलोअर्स भी तो है ना, वोट भी तो देते हैं। आप सब अपने आप को तब्दील करना नहीं चाहते और सब कुछ चाहते हैं कि वो हुक्मरान करें, वो इदारे करें। अपने आप में तब्दीली हम करने को 1% भी तैयार नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं सबीन, अब ज़रा दुनिया बदल गई है, हालात बदल गए हैं, नए तरीके आ गए हैं, अब हमें नई टेक्नोलॉजीज नजर आती हैं। ऐसे में अगर हम बात करें रूफ टॉप गार्डनिंग की, क्योंकि मैंने स्टार्ट की, मुझे तनकीद का सामना करना पड़ा ये क्या कर रहे हो अपने घर वालों की तरफ से भी कि आपने पैसे ज़ाया कर दिए हैं। यानी अगर आप कोई एक अच्छा काम करना चाहते हैं और सोचते हैं कि चलो इससे कुछ एक बेहतरी की तरफ आप जाएंगे, वो चाहे आपका माहौल हो, चाहे आपकी इकोनॉमी हो, मेहनत की तरफ नहीं जाते ना। बात यह है कि शॉर्टकट्स ढूंढे जाते हैं कि कोई चीज़ हमें फौरन से मिल जाए, और आदत होगी हमें इस तरह की हरकतों से। ऑनेस्टली मैं ये अब दिल का गुस्सा होता है जो यहाँ पे आप बात कर रहे होते हैं, हर लेवल पे करप्शन की बात यहाँ पर हो रही होती है। आप एक दुकान पर चले जाएं, अगर आपको एक चीज की प्राइस नहीं पता तो वो ओवर प्राइस्ड होती है, और बाजू का आपको पता भी ना, तो खरीद लेते हो। जब आप सवाल कर रहे होते हैं तो अगली बात होती है कि महंगाई बहुत ज्यादा, महंगाई बहुत है, हमें महंगाई मिला है। तो इस वक्त करप्शन से ज्यादा बात किस चीज की होनी चाहिए? रेवोल्यूशन की, इमरजेंसी की। इमरजेंसी नाफिज होनी चाहिए उन तमाम सेक्टर्स में, तमाम डोमेन्स में जहां पर हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, सलाहियत रखते हैं। वो चाहे फिर कोल, क्योंकि हमने विजिट किया था कोल प्रोजेक्ट। अच्छा, वी डू हैव
कोल, बट हम उसे यूटिलाइज उस तरीके से कर नहीं पा रहे होते। ठीक है, गैस के रिसोर्सेज डिप्लीट जरूर हो रहे हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के पास गैस है। एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल, ये दो ऐसी डोमेन्स हैं कि पाकिस्तान को इसमें इमरजेंसी लगानी चाहिए और उसमें फिर बेपनाह काम होना चाहिए ताकि पाकिस्तान फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो सके। हम कितनी बना सकते हैं? बना सकते हैं, हम नहीं बना पा रहे। एग्जैक्टली, वी डू हैव दैट विंड, लेकिन हम उससे कर नहीं रहे। तो जनाब, एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ एक बात, हुक्मरानों की तरफ देखना बंद कीजिए, अपने अंदर तब्दीली लेकर आइए। वो आपकी सोच की तब्दीली, अगर वो ले आएंगे आप, तो फिर पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। और पाकिस्तान आगे बढ़ने में हम सब की बुनियादी तौर पर जिम्मेदारी यह है कि हम अपनी डोमेन्स में काम करें दयानतदारी के साथ। सच याद है, रमज़ान में एक सेगमेंट भी किया था हमने, एक बुजुर्ग थे स्ट्रॉबेरी बेचने वाले, एक जुमला आज तक मुझे उनका याद है, सच बोलोगे तो महंगाई नहीं है, झूठ बोलोगे तो महंगाई है। इतनी सी बात है। और आवाज उठाएं, आवाज उठाएं, अपनी आवाज जरूर उठाएं। अच्छा जी, आज हमने ये सारी बातें तो हमने कर ली, आज बीच में बात भी हो जाती है ना। सियासी क्या, ये आम आवाम की बात है जिससे हम सब सफर करें, इन पे बात करना भी बहुत जरूरी होती है। लेकिन आज आपने कहा था ना शुरू में कि हाल जो है हमारा मूड बहुत अच्छा है, ठीक है, तो मूड किस लिए अच्छा है? क्योंकि आज इस्लामाबाद का मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत तेज बारिश हुई है। हम यहाँ पे बैठ के इस्लामाबाद, क्योंकि जाहिर सी बात है हम यहाँ से निकलते हैं घर से, अच्छा, मुझे ना फिर एक किसान वाली फीलिंग आई है। क्या? सुबह तेज बारिश थी, मैंने कहा मेरे छत पे पौधे कहीं खराब तो नहीं हो जाएंगे। ये अच्छी बात है, ये एक मुस्बत सोच है। लेकिन आज मैं आपको बताती हूँ कि आपके छत के पौधे या किसी और के छत के पौधे खराब होंगे कि नहीं होंगे, आपको क्या क्या एहतियात बरतनी है। तो इस्लामाबाद की बात करेंगे। सबसे पहले इस्लामाबाद में बारिश हो रही है, हल्की हल्की, खूबसूरत मौसम है यहाँ पर, और अभी तक जो है पंखे नहीं चले यहाँ पे, मतलब रात में भी और सुबह भी आप पंखा नहीं चला पा रहे थे। दिन के टाइम पे थोड़े पंखे चल रहे हैं, वो भी जबकि धूप हो। तो कम से कम दर्जा हरारत है वो 17 है, और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड है इस्लामाबाद में। लाहौर की बात करेंगे। लाहौर में सूरज चमक रहा है तकरीबन, और वहाँ पर कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 22 है, और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 है। कराची की बात करेंगे। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 25 है, और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो 33 डिग्री सेंटीग्रेड, और वहां पर भी सूरज चमक रहा है। पेशावर की बात करेंगे। कम से कम 18 डिग्री सेंटीग्रेड है, और ज़्यादा से ज़्यादा 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेकिन पेशावर में बारिश भी है और बादल गरज रहे हैं, बादल छा चुके हैं वहाँ पर, तो पेशावर वाले भी एहतियात करना शुरू कर दें। कोयटा की बात करते हैं। कोयटा में हल्के हल्के बादल आ चुके हैं, क्योंकि इससे पहले हम बताए थे कि कोयटा में जो है वो सूरज चमक रहा है, लेकिन आज जो है वो बादलों ने थोड़ी सी आंख मचोली दिखानी शुरू कर दी, और कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 13 है, और ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। तो ये था जी मौसम का हाल, और मौसम का हाल अहवाल तो मैंने आपको बता दिया। तो आज आपको और इसके अलावा जी पेशावर वालों को, और इसके अलावा नहीं, बस आपको और पेशावर वालों को अपने जो सब्जियां हैं, अगर किसी ने रूफ टॉप गार्डनिंग स्टार्ट की हुई है तो उनको अपने पौधों का ख्याल रखना पड़ेगा, और छतरियां लेकर आप निकलें। ठीक है, छतरी गाड़ी में सिर्फ रखनी नहीं है, अगर गाड़ी से बाहर निकलें छतरी साथ लेकर जाना है, वरना आप भीग जाएंगे। अच्छा, एक खबर है हमारे पास, कहते हैं ना जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, ऐसा एक विजुअल हमारे पास है। अमेरिकी रियासत है वर्जीनिया, आपको दिखाते हैं मनाजिर के एक पुलिस एहलकार कैसे दो गाड़ियों की खतरनाक टक्कर में मौजज़ाना तौर पर महफूज रहा। ये देखिए, ओहो, अच्छा, वो पेपर्स चेक कर रहे थे वहाँ पर एक गाड़ी को रोका हुआ था, वो पेपर्स चेक कर रहे थे, लेकिन दूसरी गाड़ी वहाँ से आई और उसने आकर हिट किया, बेकाबू हो गई, होगी, जो भी मसाइल थे। लेकिन पुलिस ऑफिसर देखे वो किस तरह से बचे वहाँ से, और खुदा न खास्ता अगर ये हिट हो जाते तो कोई ना कोई जानी नुकसान हो सकता था। चलें, ये आपको विजुअल दिखाए, पढ़ते हैं आगे। दिखा रहे हम चलें, लेकर चलते हैं आपको अब एक और शहर, और ख़बर है वहाँ से कि एक पंक्चर लगाने वाला है, लेकिन उसे आया है एफबीआर का नोटिस। आपको कहना चाहिए था एक अनोखी खबर है हमारे पास, है तो वैसे जो आपको यहाँ से मिल सकती है, लेकिन देखें उस खबर ने बेसिकली, हम तो उसे कह सकते हैं अनोखी, लेकिन जिसके लिए वो खबर है नहीं, जिसको वो नोटिस आया, वो बहुत परेशान है। होना भी चाहिए उसको। वो पंक्चर लगाते हैं और कहते हैं इतना टैक्स का नोटिस। सरगोदा से खबर है जनाब, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने टायर पंक्चर लगाने वाले को 8 करोड़ 13 लाख रुपए टैक्स का नोटिस भिजवा दिया है। फजल शाह का नाम है, उनके मुताबिक ना कोई जायदाद, ना कोई बैंक अकाउंट, ना कोई पैसे, लेकिन आया है नोटिस। अब एफबीआर क्या कहता है कि 2016 से 2022 तक फजल शाह के टैक्स गोशवारे जमा होते रहे, और मुमकिन है कि उनके शनाख्ती कार्ड का गलत इस्तेमाल होता रहा हो। अब ज़ाहिर तहकीकात इस हवाले से की जाएंगी, तो फिर होगा। इसलिए कहते हैं ना, शनाख्ती कार्ड की कॉपी भी सोच के दिया करें, उस पर लिखा करें किस पर्पस के लिए लिखा करें, और आप उसको क्रॉस करके पर्पस वहाँ पे आप जरूर मेंशन किया करें। खुदा न खास्ता किस तरह से आपकी आईडी कार्ड का इस्तेमाल हो रहा है वो आपको पता नहीं चलेगा।
चलें बढ़ते हैं आगे। एक तकलीफ से खबर है हमारे पास, ज़ाहिर कल से सर्कुलेट भी हो रही है, इस पर बात हो रही है। कराची से खबर है ये, क्लिफ्टन का प्लेलैंड, इसका झूला यहाँ से गिरकर 17 साल नौजवान जाँ बहक हुआ है। कोयटा का रिहायशी था। झूले से गिरने की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज तहवील में लेकर वाक़े की तहकीकात भी शुरू कर दी है। ज़ाहिर है इस पर देखा जाएगा इस सेफ्टी मेजर्स में क्या इशूज़ थे, लैब्स कहाँ पर हुआ, और ये इसके मनाज़र आपको दिखा रहे हैं। वेरी डिस्टर्बिंग विजुअल। लेकिन शोएब ये कोई पहला वाक़या नहीं है इस तरह का। जिस तरह से कह रहे हैं ना तहकीकात होंगी, आगे देखा जाएगा कि क्या होगा। एक जान तो चली गई ना, अब क्या करें इन तहकीकात का, जब उन पे अमल नहीं होना, दोबारा से उस चीज़ को ठीक नहीं किया जाना। एक जान चली गई, वो कोयटा से इनका ताल्लुक था, यकीनन कराची वो घूमने फिरने आए होंगे या वहाँ पर रोज़गार के सिलसिले में होंगे, और वहाँ पर अब इस दौर में आप अगर झूलों की तरफ रुख करते, कोई भी इंटरटेनमेंट की तरफ आप जाते हैं कि वहाँ पर आप दिल बहला सके किसी भी तरह का, और वहाँ पर इस तरह का वाक़या हो जाए, घर वालों पे क्या गुजरेगी। तहकीकात तो ज़रूर होंगी, लेकिन साथ साथ हमारा जो इदारे हैं उनसे, मैनेजमेंट से ये भी एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज़ को भी ज़रूर देखें कि दोबारा ऐसा नाखुशगवार वाक़या ना हो। पहले सबीन कराची ही में यूनिवर्सिटी रोड पर अम्यूज़मेंट पार्क था, वहाँ का झूला गिरा था, एक बच्चा उसमें जाँ बहक हुआ था, और उसके बाद वो पार्क तो बंद हो गया। सवाल यह है कि पार्क बंद कर देना काफ़ी होता है? तहकीकात होनी चाहिए। इसके साथ साथ जितने पार्क्स इस वक्त हैं उन सब की जिम्मेदारी बनती है, इंतजाम की जिम्मेदारी बनती है कि जो फिटनेस सर्टिफिकेट्स, जो रिक्वायर्ड प्रोटोकॉल्स होते हैं उसको फॉलो किया जाना चाहिए। चलें जी बढ़ते हैं आगे। एक और खबर हमारे पास है, वो है जनाब पोर्चुगल फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो सऊदी क्लब अल नसर में शमूलियत के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा मुआवजा लेने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। सालाना मुआवजा इनका तकरीबन दुगना हो चुका है, और एक साल में 13 करोड़ 60 लाख डॉलर इन्होंने कमाए, और इस साल उनके सालाना तनख्वाह में तकरीबन 7.5 करोड़ डॉलर का इजाफा भी हुआ है। कहाँ लेके जाएंगे इतना पैसा? रोनाल्डो से हम पूछना चाहते हैं, क्या करते हैं आप इतने पैसे का? बिल्कुल। और अर्जेंटाइन प्लेयर मेसी, इनकी अगर हम बात करें तो ये दूसरे नंबर पर हैं, और फ्रांसीसी कैप्टन एम्बापे ये 12 करोड़ मुआवजे के साथ तीसरे नंबर पर हैं। तो जनाब ये देख लें, अगर मेसी की बात करें तो सऊदी फुटबॉल क्लब से मुआहदा उनका जो है आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जो मुआहदे की सूरत है, इसमें मेसी को 40 करोड़ डॉलर सालाना मिलेंगे, तो क्रॉस कर जाएंगे। तो ये बात थी जो वो सऊदी में मौजूद है, वेकेशंस पे अभी आजकल। बिल्कुल, इसीलिए वेकेशंस पे, और उन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ा कि 2 हफ्ते के लिए उनको मुअत्तल किया गया है। वो देखें, आपने कल खुद ही कहा था ना, शायद वो चाह रहे होंगे मुअत्तल किया जाए ताकि वो एक ब्रेक एंजॉय कर सकें। जैसे कि हम भी अक्सर ब्रेक में ना अपने इंग्लिश स्टूडेंट्स पे डिस्कशन कर रहे होते हैं, बड़ा जरूरी होता है ब्रेक लेना। चलते हैं, फिर जरा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात की नाकामी के बाद PTI ने अब सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। ज़रा कल एक नई दरख्वास्त के साथ वहाँ पहुँचे हैं, और पंजाब में 14 मई को इंतखाबात कराने की दरख्वास्त दी है। वो कहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है उस पर अमल दरामद होना चाहिए। अदालत ने उज़्मा को तहरीरी तौर पर मुज़ाकराती कार्रवाई से भी आगाह किया और कहा है कि हुकूमत ने 14 मई या इससे पहले हमले तहलील करने, जुलाई के दूसरे हफ्ते में इलेक्शन कराने, पंजाब और KP के इंतखाबात को 90 रोज़ की मुद्दत गुजर जाने के बाद आइनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और इलेक्शन में ताख़ीर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए आइन में तरमीम करने की शराइत मुस्तरद कर दी हैं। और हुकूमत चाहती है कि अक्टूबर में ही इंतखाबात हों। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची, रुजू किया, और पंजाब में 14 मई को इलेक्शन कराने के फैसले पर नज़रसानी की अपील कर दी है। इसके बाद आइंदा दिनों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले सियासी मामलात में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। और इस पर हम अगर एक और पेशरफ्त का जिक्र करें तो PTI चेयरमैन इमरान खान, उनके बगावत, इक़दाम कत्ल और जुडिशल कंपाउंड के बाहर तशद्दुद के 9 मुख्तलिफ मुकदमात में आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश भी हो रहे हैं। बड़ी सियासी हलचल है और अदालती मामलात भी अहम है। बिल्कुल जी, तो इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ रिशाद भट्टी साहब मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतने सीरियस भट्टी साहब, इतने सीरियस? वैसे मेरे मुल्की हालात मेरे ख्याल में ऐसे ही है कि जब ये सारी सूरत हालात सुनते हैं तो परेशानी हो जाती है। आप अंदाज़ा करो, मैं आपको उधर बोल रहे थे जब मैं पहुंचा कि मौसम बड़ा खुशगवार है, आपको बताते, मैंने कहा इन साथ ही मिलाएंगे कि चूंकि एक अच्छा आदमी आया है और मौसम खुशगवार हो गया, आपने बारिश पे ख़त्म कर दी। अच्छा। लेकिन फिर मैं बिजी हो गया, चूंकि आपने रोनाल्डो से पूछा था कि इतने पैसे करते क्या, उसका फ़ोन आ गया। उसका फ़ोन आ गया, उसने कहा कि बीबी को कहो कि मेरे पास बड़े प्लान्स हैं। अच्छा। और फिक्रमंद ना हो, पहले ही सेहत पे तवज्जो दे, अपनी सेहत पे तवज्जो दे, बालियों से उसका बैलेंस खराब हो रहा है, छोटी पहना करे। आज मैंने सोचा था कि सीरियस गुफ्तगू होगी, लेकिन नहीं हो सकती। सवेरे उठ के आता हूँ मैं सीरियस। और लाहौर का मौसम कैसा है वैसे? बताएं जी, आपने बताया था लाहौर का मौसम। लाहौर में हल्की बारिश है। हल्की बारिश है, क्लाउडी लाहौर है, बारिश का वो है ना,
ये जो मोहब्बत लाहौर से है, ये असल में किसी और से है। अच्छा, ये आप अपनी बात कर रहे हैं? अपनी कर रहा हूँ। अच्छा। और दूसरी बात ये है कि जब अच्छा ये छोड़ के दूसरा करता हूँ, लाहौर को ये शेर डेडिकेट करता हूँ। तुम्हें तो दिल में रखा था, दाद तो दे। वाह वाह वाह। तुम्हें तो दिल में रखा था, थोड़ा सा दिल ही रख लेते। वाह। तो ये लाहौर के लिए है। मुझे लगता है सही दिल तोड़ा हुआ है लाहौरियों ने। आप ये लाहौर के लिए था कि ज़मान पार्क के लिए था? नहीं, थोड़ा सा आगे पीछे आगे पीछे था। और वो है ना, जब उसकी जिंदगी में कोई और आ गया, तब मैं गांव छोड़ के लाहौर आ गया। वाह 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 वाह, दांत बनती नहीं थी लेकिन फिर भी दे दिए। नहीं, मुझे पता है अभी तक रोनाल्डो वाला दिल पे है। तो ऐसा इसने कहा, रोनाल्डो इतना पैसा एक बंदा इतना कमा रहा है, हम मतलब देखे ना हमारे मुल्क के हालात हो जाए, इतना सीरियस सवाल पूछा यार, हद ही हो गई। यही बात करी हूँ कि दुख होता है कि दुनिया किधर जा रही है, उनकी खुशी अपनी जगह पे, लेकिन साथ साथ इस बात पे दुख होता है हम किधर जा रहे हैं। सियासी हालात आपके सामने, मामलात किस तरफ जा रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखिए वो है ना, पंजाबी दा खाने कहावत है कि साडा तक कख नहीं रहा, छड़ना थोड़ा भी तीला नहीं। और यही हो रहा है। पीडीएम और मुल्क देखें, एक साल में इन्होंने मुल्क को तमाशा बना दिया, आइन को तमाशा बना दिया, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को तमाशा बना दिया, पार्लियामेंट को तमाशा बना दिया, और मुल्क और कौम को तमाशा बना। कशकोलिस्तान वो देखें साहब, शहजादा वो किंग चार्ल्स की ताजपोशी में चल गए हुए हैं। अगले दिन मलका की वो मर्ग पे गए हुए थे। शुक्र इनके दौर में मलका पैदा नहीं हुई, वरना इन्होंने वहाँ जाना था माइयों पे, फिर पहला फीडर भी देना था, फिर दूध भी डाल कट 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 कर मलका के मुंह में भी डालना। करने वाली क्या बात है, क्या अजीब जुकीले लोग हैं। देखिए यही सवाल हम लोगों ने भी किया, जब पता चला तो सवाल यही था कि आप कह रहे मुल्क इस तरह डूब रहा है, अब आपका पूरा वक्त साथ जाएगा, पूरा आप खुद भी जाएंगे? जाएगा नहीं, चले गए हैं खैर से, तभी तो मौसम बेहतर हुआ है। चले गए हैं और खैर से वहां जाके पहले जो मतलूब और मफरूर भाई है उससे मुशावरत फरमाएंगे हमारे खर्चे पे। सर कितने लोग गए हैं? कुछ पता नहीं, ढेर सारे, हद हो गई है। कोई इनका कोई है पूरा वो उतर। अच्छा, रिसीव किसने किया? मजे की बात, बरतानवी वजीर खारजा के एक नुमाइंदे ने जाए ना, भला मोदी हमारा दुश्मन है, भारत का प्राइम मिनिस्टर जाए, बरतानवी वजीर खारजा के एक नुमाइंदा रिसीव करे, लग पता जाए। ये जज्बात की दुनिया नहीं है, मफादात की दुनिया है। पता है आपको हमारा मुल्क कितना तमाशा बना दिया गया है कि मैं और किसी अच्छे मुल्क की मिसाल नहीं देता। अफगानिस्तान ले लें, आटा हमसे सस्ता, उनकी करेंसी हमसे मजबूत, 90 अफगान करेंसी का $1 है, और वहाँ पेट्रोल हमसे सस्ता, बिजली हमसे सस्ती। ये हाल कर दिया इन्होंने हमारा। और अब अभी और नहीं कर रहे, अभी मज़े की बात सुनिए, मुल्ज़म जज को बुला रहे हैं, और तौहीन सुप्रीम कोर्ट के जिन्होंने की है वो सुप्रीम कोर्ट को बुला रहे हैं। मतलब जिनको चीफ जस्टिस ने बुलाना है वो चीफ जस्टिस को बुला रहे हैं। और सिर्फ इसलिए कि चीफ जस्टिस ने कहा कि मुझे पार्लियामेंट की कार्रवाई भिजवाई जाए? नहीं, इसलिए नहीं, सिर्फ इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने बड़ी मनसूबाबंदी से सुप्रीम कोर्ट को डिवाइड किया। देखिए सुप्रीम कोर्ट बड़े फैसले कब करती है? जब सुप्रीम कोर्ट मुत्तहिद हो, पीछे सारे इदारे खड़े हों। सुप्रीम कोर्ट अकेली है, उसमें से भी 2 डिवीजन्स है, और वो डिवीजन्स वाज़े आ गई हैं इसलिए। लेकिन ये इस वक्त हम बड़े, पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ में कभी इकट्ठे नहीं आया कि बदतरीन मुआशी बहरान हो, बदतरीन आइनी बहरान हो, बदतरीन अदालती बहरान हो, और बदतरीन सियासी बहरान। भट्टी साहब, यही मुज़ाकरात से थोड़ी होप थी सबको कि चले, उम्मीद है थोड़ी सी कि शायद ये इत्तेफाक कर लें किसी बात से। कोई उम्मीद नहीं, प्लीज़ अल्लाह के नाम पे ये ज़हन में रखिएगा। ये इन मुज़ाकरात से तवक्को रखना ऐसे ही है जैसे बंद वेस्पे को किक्के मार रहे हों। चाबी लगानी पड़ती है ना, चाबी किसके पास है? मौलाना के पास, मरियम के पास, नवाज शरीफ के पास। ये तो कुटपुतलियां। आपको लगता है कि नाकामी की जिम्मेदारी इन मुज़ाकरात से तवक्को रखना ऐसे ही है जैसे दूध के बगैर खीर बना लेना। आसान आपकी ज़ुबान में समझा रहा हूँ। और इन मुज़ाकरात कामयाब हो ही नहीं सकते, बदनीयत लोग हैं। मुज़ाकरात कर रहे हैं और इलेक्शन करवाना, तो ये इतना सियासी बहरान, और यहाँ तक कि हम बदनीयत एक साइड। पीडीएम डेफिनेटली यार, आइन का क्या कहता है? छोड़िए ना बाकी सारी चीज़ें। अगर मैं जिस दिन दोनों असम्बलियाँ टूटी थी उस दिन 90 दिन में इलेक्शन की तरफ कौम चली जाती, ना हाई कोर्ट, ना चीफ जस्टिस का उसको नोटिस,
ना फुल कोर्ट, ना लार्जर बैन, ना 9 रुकनी, ना 7 रुकनी, ना 5 रुकनी, ना 4 रुकनी, ना 5 रुकनी, ना 4 रुकनी, ना 3 रुकनी, ना ये जो कल तक जिस पार्लियामेंट को जाली कहते थे, गैर इखलाकी पार्लियामेंट है, जो अधूरी पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट से करारदादें और तरीके, ना ये सारा ड्रामा, और ये ना हम मुल्क इस वक्त बहरान में। भट्टी साहब, एक को जिम्मेदार कैसे ठहरा रहे हैं? उसकी वजह यह है कि आप इमरान खान पे क्या कर सकते हैं एतराज़, यही कर सकते हैं ना कि उसका यही एटीट्यूड है कि माई वे और हाई वे, मैं नहीं तो कोई भी नहीं। लेकिन ये आपको ये जो डब्बा बंद जमहूरियत है 2 नंबर किस्म की, डब्बा बंद से याद आया, चाय नहीं आई? आ रही है, मंगवाई भी है। अच्छा, तो ये डब्बा बंद जमहूरियत का जो मतलब है, इसमें उसका हक है ना, उसकी 2 हुकूमतें थी, तोड़ दी। पीडीएम क्या कह रहा था? असम्बलियां तोड़ो, हम इलेक्शन करवाते हैं, हम गारंटी देते हैं। आइन में तो नहीं लिखा हुआ ना कि मरियम के पापा जब वापस आएंगे इमरान खान गैर मकबूल होगा और तरीके इंसाफ टूटेगी, मरियम के पापा की सजाएं ख़त्म होंगी, चाचा जानी की दोनों हाथ भर जाएंगे परफॉर्मेंस और ऑर्डरलेस। आइन में तो नहीं लिखा हुआ। आइन तो साफ साफ है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का कसूर क्या है? कोई कसूर मुझे बताए। सास तक, मुबैना ऑडियो तक बात पहुंची है। क्यों पहुंची है? इस वजह से कि वो कह बैठा है इस सिसिलियन माफिया और गार्ड फादरों को कि इलेक्शन करवाओ। इलेक्शन इनको सूट नहीं करते। और उसमें जो तकरीर हो रही है मरीम नवाज साहब कि जिस तरह वो ललकार रही हैं, जुडिशल एस्टेब्लिशमेंट की इस्तेलाह यूज़ कर रही हैं, इससे तो और नुकसान हो रहा है ना। देखिए, मरीम नवाज साहबा ने जो कुछ हुआ है ये पहली दफ़ा हो रहा है। एक तो ये मैंने बताया ना कि मुलजम जज को बुला रहे हैं, ठीक, और दूसरा क्या हुआ कि 2 सर्विंग जज साहबान की तस्वीरें लगाकर कहा कि ये साजिशी जज हैं, बेंच फिक्सिंग, हम ख्याल जज, मुतस्सब जज, इमरान के सहूलतकार, इनका ट्रायल करो, इनसे हिसाब लो, इनसे पता करना है। नंबर 1। नंबर 2, पहली दफ़ा हुआ किसी वज़ीर दाखिला ने एक सर्विंग जज की ऑडियो चलाई, फॉरेंसिक किए बगैर, ट्रायल किए बगैर, नतीजा निकाले बगैर। पहली दफ़ा हुआ है कि खड़े होके वो कह रहे हैं कि ये आइन तोड़ने वाले हैं जी। अब हो क्या रहा है? इलेक्शन कमीशन अपना काम नहीं कर रहा, गवर्नर्स अपने काम नहीं कर रहे, हुक्मरान इत्तेहाद इलेक्शन नहीं चाह रहा। डिक्टेटर क्या करता है? सिंपल सी बात है। आखिरी बात, वैसे तो ये सिविलियन डिक्टेटर्स हैं, फौजी डिक्टेटर से ज़्यादा बदतर हैं ये जो हमारी लॉट है, जमहूरियत कोई नहीं। लेकिन डिक्टेटर क्या करता है जी? क्या करता है? आता है जब डिक्टेट करता है किसको? अलग बे पे ते टे से। चलिए जी, आपकी चाय आ गई है। मैंने कहा आपको बता दूं कि आपकी चाय आ गई है। हाँ, थैंक यू। डिक्टेटर क्या करता है? कम से कम ये नहीं करता। अच्छा, डिक्टेटर क्या करता है? डिक्टेटर करता है भाई जान एंड बहन जान कि डिक्टेटर ये करता है कि मिसाल के तौर पे वो आकर आइन तोड़ता है। अच्छा, अदलिया को या अपनी मर्जी से मोल्ड करता है या अदलिया को तोड़ता है, पार्लियामेंट से अपनी मर्जी के फैसले निकालता है या पार्लियामेंट की नहीं मानता, इलेक्शन से भागता है, अपोजिशन को दबाता है जो उसकी अपोजिशन होगी। ये क्या कर रहे हैं? आइन का खिलवाड़ कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का मजाक उड़ा रहे हैं, जाली पार्लियामेंट को खड़ा कर रहे हैं और लड़ाइयाँ जाली पार्लियामेंट पीछे छुप के उससे लड़ाइयाँ लड़वा रहे हैं, अपोजिशन को नहीं मान रहे, वोट से भाग रहे हैं, इलेक्शन से भाग रहे हैं। तो अब ये है। और सबसे बड़ी बात है, मिडिल क्लास रुल गई है, तनख्वाहदार रुल गया है, गरीब रुल गया है। खुदा की कसम उठा के कह रहा हूँ, जो सफ़ेद पोश थे वो सड़कों पर आ गए। सफ़ेद पोश का प्रॉब्लम ये होता है कि वो मांग नहीं सकता, तो वो सड़कों पे आ गए हैं। बिजली के बिल, गैस के बिल, बच्चों की फीस, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, इस पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा ना। एक क्यों करेंगे? कोई भी नहीं कर रहा। एक साल कुर्सी की बात हो रही है, इक़्तिदार की बात हो रही है और कोई बात नजर नहीं आ रही। एक साल में नवाज शरीफ की पाकिस्तानी इमाम खुमैनी की तजर्बा का टीम फेल, शहबाज गवर्नर शहबाज स्पीड फेल, बाबाए मईशत इसहाक डार बाबाए बर्बादी मईशत बन गए फेल, जरदारी एक जरदारी साहब पे भारी फेल, मौलाना साहब की फूके मार के जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी थी फेल। ये सारे 13 के 13 फेल। और इमरान खान आज ये लेवल ना होता उसका अगर ये डिलीवर कर रहे होते। इमरान खान क्यों मकबूल हुआ है? एक तो जब मौलाना साहब और जरदारी साहब और नवाज शरीफ को इकट्ठा खड़े देखें तो एक डब्बा इनो का पी के भी हजम नहीं होते। तो दूसरी वजह यह है कि खैर से इनकी परफॉर्मेंस उनसे बुरी आज वो मसीहा लगने लगे जिनकी हम महंगाई के ताने मारते थे उनको, उनके वादों दावों नारों पे इमरान खान को कहते थे कि किधर गए तेरे वो 100 दिन, किधर गए तेरे वो मंशूर। आज इनको देखें तो वो मसीहा लगने लग जाते। और एक उसका हेल्थ कार्ड था। मैं दर्जनों लोगों को जानता हूँ जिन्होंने हेल्थ कार्ड से फ़ायदा उठाया था। ये हेल्थ कार्ड बंद कर दिया क्योंकि भतीजी ने चचा को कहा कि एक ही इसके क्रेडिट है इमरान खान का, कहीं फंड्स नहीं है। पहले पंजाब में फिर केपी में बंद कर दिए। अवाम का कोई इनसे कंसर्न नहीं, ये हम जैसे नहीं है, इनके मसाइल हमारे नहीं हैं
क्योंकि मसाइल उन्होंने फेस ही नहीं किए कभी भी नहीं, पता ही नहीं है कि ये मसाइल एग्जिस्ट भी करते हैं, कभी भी नहीं। या अगर आप किसी के घर की बिजली महंगी करेंगे तो कौन किस तरह से बिल भरता है। नजर रोनाल्डो की दौलत पे आपकी तरह, मेरी तरह से। अच्छा ठीक है। भट्टी साहब, ये जो अदलिया पे तनकीद हो रही है, शदीद तनकीद, देखें कोई आप किसी जलसे में देखें, चीनी नहीं है, ऑस्टेरिटी में जहांगीर तरीन साहब चीनी। अच्छा। तनकीद हो रही है, आप जलसों में देखें तनकीद है, कोई भी बैठा हुआ है किसी टॉक शो में कोई बात कर रहा है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं, या इन्हें अंदाज़ा नहीं है कि इतने इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? इसकी वजह यह है कि मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा चीफ जस्टिस का कि उन्होंने इतने सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया। देखिए, उनकी कोई बात माने ना माने, उनका काम तो वैसे फैसला देना था, उनका फैसला। ये आइन क्या होता है कि भरम होता है ना, सुप्रीम कोर्ट क्या होती है, भरम होती है। अगर वो ये बड़े जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट का तोड़ रहे हैं, तो मैं नीचे जितना मेरी पहुंच है मैं तोड़ूंगा, जितनी आपकी पहुंच है आपकी तोड़ेगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, अनार की तसादम। अगर ये सुप्रीम कोर्ट मरियम नवाज को उस जलसे के बाद, सरगोदा के जलसे के बाद बुला लेती, तौहीन अदालत लगा देती, तो ये आज तक ना होता। ये ना होता कि हम हथौड़े की बात नहीं मानते, जितनी मर्जी जोर लगाना लगा लो, इलेक्शन नहीं होंगे। हाँ, अगर तुम तौहीन अदालत का नोटिस भिजवाओगे तो घर जाओगे, ये कल कहा है हमारे एक वजीर ने। और उन्होंने कहा अगर तौहीन अदालत तो तौहीन पार्लियामेंट, वैसे तौहीन बिलावल, तौहीन जरदारी, तौहीन इलेक्शन कमीशन, तौहीन पार्लियामेंट, तौहीन रोनाल्डो जो आपने पैसे उसके गिने। एक अभी ताज़ा अपडेट भी है भट्टी साहब, इलेक्शन कमीशन से एक खबर आ रही, चौधरी शुजात जो है औकाफ लीग के सरबराह बरकरार रहेंगे। इलेक्शन कमीशन ने एक फैसला सुना दिया पार्टी सदारत केस का, ये एक फैसला था, वी थॉट कि इसको क्विकली शेयर कर लें आपसे। भट्टी साहब, हालात किस तरफ को जाते दिखाई दे रहे हैं आपको? देखें, मुज़ाकरात हुए, नाकाम हो गए, अब पीटीआई दोबारा से दरख्वास्त दायर कर चुकी सुप्रीम कोर्ट में, इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया कि हम इंतखाबात नहीं करा सकते। अब क्या होगा? क्या आपको लगता है कि पीडीएम ने या हुकूमत ने ये तय कर लिया है कि उन्होंने टकराव ही करना है इदारों से, ये तय है उनकी तरफ से? देखें, पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब ज़मान पार्क वाले, बाबा ज़मान पार्क वाले सोच रहे होंगे, मुर्शद पाक, कि किसने कहा था कि कौमी असम्बली से निकलो, सूबाई असम्बलियाँ तोड़ो। अब उन सारे आइनी माहरीन को बुलाएं, ज़मान पार्क में कान पकड़वाएं, जो कह रहे थे कि वो तो बता चुके हैं किनके कहने पे क्या। आपको लगता है कि इमरान खान साहब भी इस वक्त ये सोच रहे होंगे कि वो फैसला गलत था? हाँ, सेकंड थिंकिंग है। 95% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं चाहती थी, मैं बहुत दफ़ा रिपीट कर चुका हूँ। 95% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असम्बलियाँ तोड़ना नहीं चाहती थी। ये बात परवेज लाइक पिंडी से उन्होंने कहा था हम नहीं चाहते, और उन्होंने कहा कि असम्बलियाँ तोड़ोगे तो इलेक्शन नहीं होंगे, ये भी उन्होंने कहा। फिर परवेज लाई और मुनीस लाई गए इनके पास, 7 मुलाकातें हुई, 7 पॉइंट इन्होंने बताए, लेकिन 3 सिर्फ क्विकली बता दूं। परवेज लाई ने कहा असम्बलियाँ ना तोड़ें, इमरान खान ने कहा क्यों ना तोड़ें, उन्होंने कहा कि इसलिए ना तोड़ें, जितने भी आप इख्तलाफात कर सकें परवेज लाई पे, जितने इल्ज़ामात लग सकें, लेकिन सियासत में हैं, पुराने हैं, इस वजह से उन्होंने कहा कि अच्छा असम्बलियाँ तोड़ देते हैं हम दोनों, आपको क्या गारंटी है कि निगरान सेटअप गैर जानबदार आएगा? आज देखें, मौलाना के समदी केपी में, मोहसिन नकवी इधर। अच्छा, दूसरा उन्होंने कहा कि हम असम्बलियाँ तोड़ देते हैं, अगर तो आपको क्या गारंटी इलेक्शन वक्त पे हों, देख लें। अच्छा, तीसरा उन्होंने कहा कि मज़े का ये सबसे ज़्यादा, उन्होंने कहा असम्बलियाँ तोड़ देंगे, हमारी पनाहगाहें ख़त्म हो जाएंगी, मुकदमे, गिरफ्तारियाँ, छापे, फेंटियाँ, ये सारा कुछ होगा, हमें मिसाल इबरत बना दें। लफ्ज़ मिसाल इबरत उन्होंने यूज़ किया था इमरान खान के आगे। क्यों किया फिर इमरान खान साहब ने ये फैसला? करवाया गया या किया? नहीं, खुद इमरान खान साहब अपना डिसीजन था ये, वो जो कहते हैं बाजवा साहब ने कहा था इन्होंने ऐसा कुछ करना ही है। नहीं, बाजवा साहब देखें मंतक की बात, लेकिन बात इमरान खान क्या कहते हैं, एक तो ये हमारा इनका, मैं इन दोनों को कहता हूं कि 2 इदारे रह गए, एक फौज और एक अदलिया। अदलिया पे ये चढ़ाइयाँ करके बैठे और तकरीबन मलिया मेट कर चुके, फौज पे उन्होंने की मेहरबानी अब थोड़ा सा पीछे हटे हैं। इन 2 इदारे, जिस मुल्क में अपनी फौज नहीं होती, पराई फौज होती, आपको भी फौज से होंगे रिजर्वेशन, मुझे भी होंगी, फैसलों का होगा, इदारे में रहे, लेकिन खुदा के लिए यार इदारे से नहीं होता, ये मुल्क को जोड़ के बैठी है ये फौज। जितनी नफरत फैला दी गई है, ये किसी के फायदे में नहीं है। वो इंडियंस में तबसरा निगारों की सुनता हूँ, वो कह मार रहे होते हैं, जो हम काम नहीं कर सके वो ये कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक चीज ऐड भी कर लेना, हाँ, अमेरिका भी, हाँ, अमेरिका, बाबा जो बाइडन, अच्छा, रोनाल्डो नहीं, अच्छा, फिर मुझे याद आता है इतने पैसे क्या करोगे रोनाल्डो। अच्छा, फिर दूसरी बात ये है कि मिसाल के तौर पे कि अगर ये हम इसको सामने रखें कि बाजवा साहब के कहने पर असम्बलियाँ तोड़ी, इमरान खान बाहर निकले और उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ साजिश हो गई, और इस साजिश का जो मेन करैक्टर है वो जनरल बाजवा है।
मीर जाफ़र मीर सादिक, हालांकि उन्होंने ये जन बाजवा की तारीफ करते, इस जैसा डेमोक्रेट कोई नहीं, इस जैसा न्यूट्रल कोई नहीं, ये ज़िया और मुशर्रफ नहीं है, ये फलाना नहीं। तारीफें तो उन्होंने बहुत और लोगों की भी की, साथ हाँ तो अच्छा। और फिर इमरान खान से भी कहते हैं कि मैंने न्यूट्रल एम्पायर मुतारफ कराया और फिर न्यूट्रल को गाली बना दी। अच्छा वो छोड़ दीजिए, उन्होंने मीर जाफ़र मीर सादिक, न्यूट्रल्स, हैंडलर, सहूलतकार, फिर इमरान खान ने कहा कि साजिश इन्होंने तैयार की, इन्होंने इंपोर्ट की, पहले एक्सपोर्ट हुई फिर इंपोर्ट हुई। तो एक वो जिसको पता है, और ये सच है कि अगर फ़ौज न्यूट्रल ना होती, इमरान खान के पीछे खड़ी रहती, तो इमरान खान आज भी वज़ीर आज़म होता, ये तो ठीक है। लेकिन ये साजिश, ये मुदाखलत, ये दूसरी कहानी है। ये वो मरियम नवाज की फ्राई पैन कहानी है कि फ्राई पैन से कपड़े इस्त्री करते हो। आपने करती है वैसे कभी? नहीं, मैंने कभी ट्राई नहीं किया। जब मैंने सुना था तो मुझे फील हुआ कि अगर मुझे करना पड़ता तो मेरी ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती। नहीं, शुक्र है इस्त्री ईजाद होगी। नहीं, अच्छा ये मुझे बताइए, डेथ सेल में फ्राई पैन गर्म कैसे होता था? ये मरियम फ्राई पैन होना, उसका गर्म होना, फिर उससे 50 की डिग्री नहीं, वो बताती है ना, छोटा सा चूल्हा था और फ्राइंग पैन उनको दे दिया था और फिर वो गर्म कर करके, अल्लाह मुझे माफ करे किसी को न लीजिए, लेकिन किसी को पूछे कि डेथ सेल में चूल्हा क्या करता है, हो सकता है थोड़ा सा आप किनकी बात कर रहे हैं? वो जो कहते हैं कि इमरान खान साहब की टांग में दर्द है इसलिए वो पेश नहीं हो रहा है, हालांकि वो भूल जाती हैं कि बहुत से और उनके अपने जो बाहर इसी चक्कर में गए हैं कि नहीं वो तो उनकी तो बात नहीं करते। तो बड़ी खूबसूरती है कि इमरान खान अपने बच्चे तेरे लंदन में है तो इधर दूसरों को बच्चे मरवा रहा है। असल में इमरान खान के बच्चे एयरपोर्ट पे आए, पीछे से हसन हुसैन ने दोनों जफियां डाली, ना हम नहीं गए, तुम क्यों जा रहे? अच्छा, फिर दूसरी बात वो कहते हैं ये गीदड़ है, शेर लंदन है। अच्छा, दूसरी बात वो मैं कह रहा था, एक कि जिस पे आपने साजिश का इल्ज़ाम लगाया उसके कहने पर असम्बलियाँ क्यों तोड़ी, नंबर 1। नंबर 2, ये जो इमरान खान की मुलाकात हुई थी आरिफ अलवी साहब के ऐवान सदर में जन बाजवा से 2 मुलाकातें हुई थी, उसमें और असम्बलियाँ तोड़ने में 5 महीने का फ़र्क है, तो 5 महीने वो सोचते रहे। नंबर 3, वो क्या होते हुए बीमार जिसकी दवा से उसी अतार के लड़के से दवा लेते हैं, वो वाले बात, तो क्यों? नंबर 3, ये बात ये है कि ये उन्होंने कभी नहीं कहा कि असम्बलियाँ, तो उन्होंने कहा कि आप इलेक्शन में जाते हैं, मैंने इमरान खान का मुतालबा था आप इनकी असम्बलियाँ तोड़वाएं, इलेक्शन करवाएं, वो नहीं हो सका। तो ये मंतक नहीं है। मंतक ये थी कि 95% तरीके इंसाफ नहीं चाहती थी असम्बलियाँ टूटें, 5-7% लोग चाहते थे असम्बलियाँ टूटें जिनके कोई स्टेक नहीं थे, जो या वजीर आला बनना चाहते थे या सारा करना चाहते थे। नुकसान जमात का हुआ या पाकिस्तान का हुआ? पाकिस्तान का हुआ, जमात का नहीं। इमरान खान अनथिक आदमी है, मेहनती आदमी है, मुस्तकिल मिजाज आदमी है, डरने वाला नहीं है। सर, इमरान खान का कैसा फैसला जिससे नुकसान पार्टी को नहीं पाकिस्तान को है? तो अच्छा जी, और दूसरी बात है ये T20 मैच नहीं था, ये सियासत टेस्ट मैच होता है, और जो झोली दुश्मनों ने खाली करनी थी वो इमरान ने खुद खाली कर दी। जो मुसीबत उनकी थी, सोचिए कि इमरान खान कौमी असम्बली का अपोजिशन लीडर होते, दोनों सूबाई असम्बलियों में हुकूमत होती और बैठे होते और एक बात करते, मैं निकम्मा था ना, नायल था, मुझे निकाल दिया, अब डिलीवर करो। दुआएं उनको मिल रही थी, बद दुआएं उनको मिल रही थी, जो मुसीबत उनकी थी वो अपने सर ले ली। आज क्या मिला? हो सकता है इमरान खान जीत जाए, मुझे इसकी किस्मत पे बड़ा अजीब व गरीब वैसे रश्क आता है। आपको उल्टे काम आपको इंतखाबात नजर आ रहे हैं? नहीं आते मुझे, अक्टूबर में भी इंतखाबात कैसे नजर आ रहे हैं? हो सकता है, नहीं मैं हो पास। अच्छा, आपको अक्टूबर में भी नजर नहीं आ रहे? मुझे नहीं नजर आते, मुझे कम से कम 1 साल इलेक्शन नजर नहीं आते, अल्लाह करे मैं गलत हूँ, मुझे इलेक्शन नजर नहीं आते, मुज़ाकरात नामी कोई चीज़ नजर नहीं आती। और लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम जो बदतरीन मुआशी बुरान में है, बदतरीन श्रीलंका से बुरे हालात के हवाले से खबरें आ रही हैं। श्रीलंका ने तो फिर भी बंदर बेच दिए थे, हमारे पास तो वो भी कोई नहीं। 25,000 के पता नहीं 1 लाख बंदर बेचे हैं उन्होंने चीन को, यहाँ तक ना बताइए, हमारे पास तो वो वैसे हैं तो सही, कही रोनाल्डो वाली दौलत। अच्छा, रोनाल्डो वाली दौलत अगर आपके पास होती क्या कर रहे होते? क्या ख्वाहिश है? आखिरी सवाल, गैर सियासी। मैं इस तरह करता कि रोनाल्डो जितनी दौलत होती, अगर आपके पास कितने 9 करोड़ 13 करोड़ अगर मेरे पास होते तो मैं उसमें सबसे पहले मेरी बेगम का एक है यतीम खाना जो बना रही थी, अभी वो चली गई, तो उसका वो बनाता, और फिर मैं उसके 5 करोड़ डॉलर जो हैं वो मुख्तलिफ गरीबों में देता, 7 करोड़ वो जो जेब में डालता, शांजेलीज़े पेरिस से शुरू करता, पूरा वर्ल्ड टूर लगा के आता, और मैं साथ जाता ना, और डेफिनेटली और ये फिर इधर ना एक रोज डेफिनेटली, और फिर ये वतन कह दी, और ये फिर ना इनको हम पिक्स भिजवाते, इस वक्त हम वहाँ खड़े हैं, इनको हम पिक्स भिजवाते हैं। सिर्फ मेरे भट्टी साहब ही जाएंगे जी, आपके लिए कोई ऑफर नहीं है। और लाहौर से एक बंदे को मैं साथ जरूर ले जाता, लेकिन आज अब नहीं। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, आपकी पिक्स फिर हम देखेंगे सोशल मीडिया पे। मेरी भी
आप दोनों की साथ साथ मुझे नहीं लगता वो आपको लेके जाएंगे। ऑनर का इन्होंने मुरव्वत ना नहीं मुरव्वत नहीं, दिल से। क्या बात, दिल साहब जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। और ये होगा बिजनेस क्लास में, मैं पीछे इकोनॉमी बस इकोनॉमी में दोनों बैठ जाएंगे। बस एक ब्रेक की तरफ बढ़ने, बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की नाकामी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर अपनी जंग सुप्रीम कोर्ट और सड़कों दोनों जगह पर लड़ने के लिए तैयार है। पार्टी ने पंजाब में 14 मई को इलेक्शन के इनेकाद के लिए अदालत उज़्मा से रुजू भी कर लिया और इमरान खान ने वाज़ेह ऐलान किया है कि इस तारीख को इलेक्शन ना हुए तो ऐसी सूरत में फैसला सड़कों पर होगा। पीटीआई की अब स्ट्रैटेजी क्या होगी, इस पर बात करते हैं। पार्टी के सीनियर रहनुमा इफ्तिखार दुरानी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। इफ्तिखार साहब, इस वक्त अब इस सूरत हाल में इंतखाबात को किस तरह से मुमकिन बना रही है पीटीआई? क्या क्या इकदाम करी है, क्या क्या स्ट्रगल की जा रही है? फैसला अब कहाँ पे होगा? मेज पे होगा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से होगा, या फिर सड़कों पे होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, इस वक्त जो आईन है पाकिस्तान में बड़ा क्लियर है। वो कहते हैं कि जब भी असम्बलियाँ तहलील होती हैं, इस सूरत में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की वज़रा आला ने अपना इस्तेकाक इस्तेमाल करते हुए, आईनी जो आइन हक था वो इस्तेमाल करते हुए असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दें। अभी इस वक्त जो PDM का ये जो हमारे मुसरत शुदा टोला है, ये बेसिकली कन्फ्यूज़ कर रहा है पब्लिक को। कोई 3 रुकनी बेंच तो 5 रुकनी बेंच, तो ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सिर्फ सवाल इतना है कि 90 दिन में आइन कहता है कि आप इंतखाबात करवाएं। अगर आप नहीं कराएंगे तो आप जो है वो इनराफ करेंगे आइन से। इस वक्त बेसिक क्वेश्चन आवाम के सामने ये है। देखें, ये असम्बलियाँ जो मार्ज़ वजूद में आती हैं ना जी, ये आती है इंतखाबात के ज़रिए। और आज जो पार्लियामान मौजूद है वो वही हक जो है, यानी कि जो उसके वोटर का हक उससे छीन रही है, यानी कि इंतखाबात छीन रही है। तो वो लेजिटिमेसी नहीं रहती है उस पार्लियामान की, जो कि जिस वजह से मार्ज वजूद में आई है उस बेसिक वजह को चैलेंज कर दिया जाए। तो 90 दिन के इंतखाबात के अगर आप नहीं करेंगे तो एक बड़े ही सीरियस सिचुएशन में आप चले जाएंगे। मुल्क एक कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन की तरफ जा रहा है अगर ऐसा नहीं होगा। और तहरीक इंसाफ जो है हर सूरत आइन के साथ खड़ी रहेगी, हम अदलिया के साथ भी खड़े रहेंगे, क्योंकि इन्होंने, अगर आप देखें, बड़ी खूबसूरती से तमाम इदारे ज़ेर किए हुए हैं। अभी ये वाहिद इदारा है सुप्रीम कोर्ट, अगर इसको भी ज़ेर कर लेते हैं तो फिर ये मेरा ख्याल है कि बादशाहत शुरू हो जाएगी पाकिस्तान में और आइन मुअत्तल हो जाएगा। स्ट्रेटजी क्या है सर पीटीआई की? अब कल दरखास्त दायर कर दी, लेकिन अदरवाइज स्ट्रेटजी क्या है? पीटीआई की हमेशा स्ट्रेटजी जो पब्लिक सेंट्रिक होती है जी, वो जमहूर जो आपका है, जो जमहूरियत का हुसन है, अवाम ही अपना हक जो है वो अपने पुरअमन एहतजाज के जरिए हासिल करती है। और इमरान खान जो है पुरअमन एहतजाज पे बिलीव करते हैं और आज तक हम यही करते आए हैं। ये हमें सोशल मीडिया पर ज्यादा नजर आएगा सर या सड़कों पर नजर आएगी पीटीआई? पीटीआई हमेशा सड़कों पे रहती है और मेरा ख्याल है कि मोबिलाइजेशन जो तहरीक इंसाफ की है वो आप किसी और जमात में नहीं देखेंगे। इस वक्त भी अगर आप देखें मैक्सिमम जो हमारा पब्लिक प्रोटेस्ट है तहरीक इंसाफ और जलसे तहरीक इंसाफ ही कर रही है। बाकी तो अगर आप ईद की नमाजें देख लें वो सारे बंद कमरों में पढ़ रहे थे। इमरान खान जो है वो पब्लिक में है और आज भी पब्लिक में, आज भी वो एक पेशी मुकद रहे हैं और वो आ रहे हैं। शोएब, समझना ये है, इस मुल्क का अलमिया ये है कि हमने पिछले 50 साल में एक ही ब्रांड क्रिएट किया, उसका नाम है इमरान खान, जो ग्लोबली एक्नॉलेज्ड ब्रांड है। वो 30 साल से इंसानियत की खिदमत कर रहा है, 30 ईयर्स से। वो तकरीबन 10 अरब रुपए गरीबों के लिए जो है इकट्ठे करता है। 2 शौकत खाने बनाए हुए हैं, एक नमन और कादिर यूनिवर्सिटी को फंड करता है खुद पैसे इकट्ठे करके। उसके ऊपर हमने दहशतगर्दी के मुकदमे, हमने उसके ऊपर ब्लास्फेमी के मुकदमे, हमने उसके ऊपर बगावत के मुकदमे। हम इस वक्त अवाम बेवकूफ़ नहीं है, अवाम समझ रही है कि आप 153 मुकदमे करके उसकी जान को नुकसान पहुंचा के, यानी कातिलाना हमला हुआ। एक ब्रांड जो इंटरनेशनल, देखें ये जो है ना सोशल वर्क, अमेरिका में अगर आप देखें, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट जब रिटायर हो जाते हैं ना, यानी कि 2 टर्म 1 टर्म पूरी कर लेते हैं, वो सोशल वर्क की तरफ आते हैं। हम इतने खुशकिस्मत हैं कि हमारा लीडर सोशल वर्क से सियासत की तरफ आया। उसके दिल में दर्द है। देखिए, मुझे याद है मैं उस कमरे में मौजूद था जब मोहम्मद बिन सलमान जो MBS आए थे, तो उन्होंने कहा जी आप क्या मांगेंगे। उसने अपने लिए ना जो है असाइलम मांगा, ना उसने वहाँ पे जद्दा में स्टील मिल मांगी, ना उधार पैसे मांगे। उसने कहा जी मेरे जो गरीब कैदी आपके पास मौजूद है उनको रिहा कर दें।
अभी एक लीडर जो सारी जिंदगी देखें गुर्बत में क्या किया, उसने पनाह गाहें क्रिएट की ताकि लोग सर के ऊपर जो है छत मौजूद हो, लंगर खाने क्रिएट की लोग खाने खाएं। अभी अवाम फैसला कर चुकी है, जिन्होंने जात की सियासत की है वो लोग सर, और जो जी अच्छा सर, आपने जी आपने पुरअमन एहतजाज की बात की है। इस मरतबा अगर एहतजाज होगा, सड़कों पे आप निकलेंगे, तो वो कब तक, कितना तवील हो सकता है, कब तक जारी रखेंगे आप, क्या स्ट्रेटेजी है? देखें, जब तक ये मुल्क हकीकी आज़ादी जो है वो नहीं लेता, ये जो बंद कमरों में फैसले करते हैं अवाम का, जब तक ये नहीं होगा, यानी जब तक इंतखाबात का फैसला नहीं होता तब तक आप लोग ज़ाहिर प्रेशर बिल्ड करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, इफ्तिखार दुरानी सब साथ मौजूद थे और आपने कहा कि हमें सेंट्रिक ही अप्रोच रही है और अभी भी ये सड़कों पर ही आप लोग जाने का इरादा रखते हैं। बाकी लेट्स सी आने वाले दिनों में हम किस तरह से ये मामला होता देखते हैं। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास बड़ा अहम इजलास है जिसमें शिरकत के लिए वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी रवाना हुए हैं। ये भी खबर थी हमारे पास, वी थॉट टू शेयर। एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। सुबह से आगे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। कल हम शोएब बात कर रहे थे कराची की खूबसूरती की, हम बात कर रहे थे कि कराची कितना खूबसूरत है अगर उसका पॉजिटिव इमेज सामने लाया जाए, किस किस्म के वहाँ पर इलाके हैं, किस किस्म के वहाँ पर लोग हैं, खाने, हम पॉजिटिविटी डिस्कस कर रहे थे। लेकिन अब वो बात है कि इस तरह से लोग हमें सड़कों पर नज़र नहीं आते, उन रेस्टोरेंट्स पर नज़र नहीं आते, उन तफरीही मकामात पर नज़र नहीं आते, वो है एक खौफ की वजह से स्ट्रीट क्राइम्स। आपको याद है गवर्नर सिंध ने भी कहा था कि अगर मेरी कोऑर्डिनेशन आईजी सिंध से उस स्ट्रीट क्राइम पर काबू पा लिया जाएगा। कल मुर्तज़ा वहाब साहब ने भी कहा था कि नई रौनकें हैं, अब हम उस पर काम करें और स्ट्रीट क्राइम पर कमी है। लेकिन जो स्टैट्स हैं सबीन वो कुछ और बता रहे हैं। स्ट्रीट क्राइम्स में इजाफा हो रहा है और 4 माह में 25,000 से ज़ायद वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। मोटरसाइकिल का छिन जाना और मोबाइल फ़ोन छिन जाना, पैसे लूट लिए जाएं, ऐसे बहुत से वाक़यात हैं जो हमारे सामने आए हैं। वो चाहे ईद हो, रमज़ान हो या ईद के बाद के हालात हों। फैज़ान जलीस हमारे नुमाइंदे हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं कराची से। फैज़ान, जानना चाह रहे हैं कि दावे अपनी जगह हुकूमत के इदारों के, लेकिन जो स्ट्रीट क्राइम है उसका जिन तो बेकाबू ही है वहाँ पर। बिल्कुल ऐसा ही है। कराची की सूरत हाल इसी तरीके से दिखाई देती है। शहर में कोई सा भी इलाका हो, पोश इलाका हो, गुंजान आबाद इलाका हो, वहाँ पर इसी तरीके से लूटमार की वारदातों का सिलसिला जो है वो जारी दिखाई देता है। पुलिस के दावे और इक़दाम भी जो है वो सामने आते हैं। अगर मैं आपको इस साल रमा साल में अब तक की डेटा के हवाले से बताऊँ, जो मात हुई हैं अब तक इस डकैती के दौरान 45 अफराद अपनी जान से जो है वो हाथ धो बैठे हैं, जबकि ज़ख्मी होने वालों की तादाद डकैती मुज़ाहमत पर जो है वो 300 से ज़ायद है। रमज़ानुल मुबारक में भी जो है वो काफ़ी बड़े दावे किए गए थे। पुलिस ने कहा था कि स्नैप चेकिंग, मार्केटों पर, बाज़ारों के अतराफ़ में जो है वो पिकेट्स काफ़ी ज़्यादा सख्त की जाएगी, लेकिन उसके बावजूद 11 अफराद माह रमज़ान में जो है वो डाकुओं ने कत्ल किए। और अगर रमज़ान के बाद, ईद के बाद से लेकर अब तक की बात की जाए तो फायरिंग और पुरतशद्दुद वाक़यात में जो है वो 13 अफराद जाँ बाग हो चुके हैं, जबकि डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल होने वाले 3 अफराद हैं जिनको ईद के बाद से लेकर अब तक, यानी कि इस महीने के ये भी 3 दिन है और पिछले जो माह गुजरा है 22 तारीख को ईद थी और उसके बाद से लेकर अब तक, जबकि जो ज़ख्मी होने वाले अफराद हैं फायरिंग के वाक़यात में उनकी तादाद जो है वो 43 है। ये ईद के बाद से लेकर अब तक की जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ तकरीबन 10 से 11 रोज़ का वक्त गुजर चुका और 43 अफराद फायरिंग के वाक़यात में ज़ख्मी हुए, जिनमें ज़्यादातर जो वाक़यात हैं वो डकैती मुज़ाहमत के दौरान जो है वो डाकुओं की फायरिंग से पेश आए। इसी तरीके की वारदातें दिखाई देती हैं, जबकि कई हज़ारों में जो है वो तादाद है डकैती और स्ट्रीट क्राइम की वारदातों का जो सिलसिला शहर में जारी है। पुलिस दावे ज़रूर करती है। एक जानिब हमारे आप जिस तरह से बता रहे हैं, आप की बात कर रहे हैं और इस तरह से हमने इस तरह के नाखुशगवार वाक़यात भी देखे, तो इसका मतलब यह है कि शहरियों का रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है और अब वो भी डर नहीं रहे, एक तरह से वो भी आगे से रिएक्ट जरूर करते। पुलिस की वारदातों से निपटने के लिए क्या हिकमत अमली है? ईद के दिनों में किस तरह से उन्होंने इसको केटर किया और अब किस तरह से लाएमल है उनका? स्ट्रीट क्राइम की सूरत हाल की अगर बात की जाए तो ना सिर्फ रमज़ान में, रमज़ान के बाद, बल्कि ये मसला कई सालों से जो है वो कराची के शहरियों को जो है वो दरपेश है। पिछले साल की भी अगर डेटा देखा जाए तो 119 अफराद डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल हुए थे और कराची पुलिस चीफ की जानिब से दावा ज़रूर किया गया था कि स्ट्रीट क्राइम में जो है वो कमी आई है और उनकी तरफ से तादाद जो है वो 100 के अंदर के करीब बताई गई थी। 96 अफराद का कत्ल जो है वो उन्होंने जो है वो दावा किया था कि डकैती मुज़ाहमत पर लोगों को कत्ल किया, लेकिन पिछले 7 से 8 साल का रिकॉर्ड जो है वो गुज़श्ता साल टूटा था और इस साल का जब आगाज़ हुआ है तो अब तक
45 अफराद जो है वो जाँबाग हो चुके हैं। दूसरी जानिब पुलिस का लाहेअमल, पुलिस के इक़दाम और पुलिस की जो स्ट्रेटजी और पॉलिसी है, तो उसकी भी अगर बात की जाए तो न सिर्फ शहर में एंटी स्ट्रीट क्राइम फोर्स तश्कील दी गई, मोटरसाइकिल स्क्वाड तश्कील दिए गए, SSU की जानिब से स्केटिंग फोर्स भी हमने देखा था कि कुछ माह कबल जो है वो तश्कील दी गई थी। और ये कहा गया था कि शहर में जहाँ पर भी ट्रैफिक जाम होता है वहाँ पर स्ट्रीट क्राइम की जो वारदातें होती हैं उनके सद्देबाब के लिए ये स्केटिंग फोर्स फौरी रिएक्ट करेगी। लेकिन इस तरह की कोई सूरत हाल देखने में नहीं आई और शहर भर में लूटमार की वारदातें इस तरीके से जारी थी। दूसरी जानिब कराची में जो है वो जिस तरीके से असले का ज़दाना इस्तेमाल किया जाता है, तो IG सिंध ने बाकायदा तौर पर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को एक टास्क दिया था कि शहर में जो गैर कानूनी असले की तरसील होती है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन उसके बाद भी हमने देखा कि लूटमार की अच्छा फैजान, एक मामला और भी, लूटमार की वारदातों से मुताल्लिक हम बात कर रहे हैं। बहुत सी जगहों पर हम देखते हैं CCTV फुटेज भी सामने आती है, कुछ पिक्चर्स भी सामने आती हैं, क्लियर पिक्चर होती है, वो फुटेज क्लियर होती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो मुल्जिम हमें गिरफ्तार नजर नहीं आते। क्या मामला है यहाँ पर, लूप होल कहाँ पे है? बिल्कुल, अगर बात की जाए तो 100% तो ऐसा बिल्कुल दुरुस्त नहीं है कि CCTV फुटेज सामने आए और उनमें से कोई मुल्जिम गिरफ्तार ना हो। पुलिस ज़रूर अक्सर और बेशतर गिरफ्तारियां मुल्जिमों की ज़ाहिर करती है, जिसमें CCTV फुटेज की मदद से ही मुल्जिमों की गिरफ्तारी मुमकिन होती है। लेकिन बेशतर वाक़यात में कहना बिल्कुल दुरुस्त होगा कि CCTV फुटेज सामने आने के बाद भी सिर्फ पुलिस दावों की हद तक जो है वो महदूद रहती है और शहरियों को मुकदमा दर्ज कराने में भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। कि हमारे वहाँ थाना कल्चर है, पुलिस का रवैया है, इसकी वजह से भी बेशतर शहरी वारदात के बाद जो है वो थानों का रुख नहीं करते। CCTV फुटेज जो है वो सामने आती है, ना सिर्फ मीडिया पे, सोशल मीडिया पे जो है वो सर्कुलेट होती है, वायरल होती है, उसके बावजूद शहरी जो है वो इसी तरीके से डाकू के हाथों लुटते दिखाई देते हैं। पुलिस दावे ज़रूर करती है लेकिन उसके बावजूद भी शहरी जो है वो डाकू के हाथों बेशतर मकामात पर अपने मोबाइल फ़ोन से, कीमती गाड़ियों से महरूम हो जाते हैं और बाज़ औक़ात जो है वो फायरिंग के वाक़ात में शहरियों को हाथ से भी जो है वो जान से हाथ धोना पड़ता है। ईद के बाद से लेके अब तक जो है वो 3 शहरियों को कत्ल किया जा चुका है, जिसके अंदर कोरंगी में एक 17 साला हुज़ैफा को कत्ल किया, बादराबाद में एक शहरी को कत्ल किया और उसके बाद एक और फायरिंग के वाक़े में जो है और उसमें भी एक जान का ज़िया हुआ। बहुत शुक्रिया फैजान, आपने अपडेट किया। ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, साथ रहिए। जुम्मे का दिन था, 2 अदालतों में अपना काम ख़त्म करके तेज़ कदमों से ऑफिस से निकला। कचहरी के बाद जैसे ही गाड़ी में बैठने लगा तो नज़र एक ज़ईफ़ औरत पर पड़ी। हल्की बारिश थी, आधी भीगी हुई थी, कचहरी की दीवार के सहारे खड़ी थी, इंतहाई परेशान हाल। तकरीबन 90 साल बुजुर्ग खातून, हाथ में चंद कागजात जो एक शॉपर में लिपटे थे। ऐसा लग रहा था जैसे ज़िंदगी के सारे मुकद्दमात हार चुकी हो। गाड़ी में बैठा कुछ देर तजस्सुस से देखता रहा, आखिर मुझसे रहा ना गया। मैंने बाहर आके उनसे पूछ लिया, माँ जी क्यों परेशान है, तबीयत ठीक है? एक लम्हे के लिए उन्होंने मुझे नज़र भर के देखा और फिर बोली, बेटा तुम वकील हो? मैंने जवाब दिया, जी मैं वकील हूँ। वो बोली, मैं फ़लाँ गांव से हूँ, कुछ ज़मीन थी जो मेरे खावन के मरने के बाद मेरे रिश्तेदारों ने ज़बरदस्ती मुझसे अंगूठे लगवा कर अपने नाम करवा ली थी। अब मैं अपनी माजूर बेटी के साथ एक छोटे से घर में रहती हूँ। कल अदालत का रुक्का मिला, उन्होंने मुझे दीगर कागजात के साथ वो अदालती नोटिस निकाल के दिखाया और साथ उनकी बूढ़ी आंखें भर आईं। बताने लगी, बेटा किसी ने बताया है कि अदालत ने वो घर जिसमें मैं रहती हूँ वो भी मेरे रिश्तेदारों के नाम कर दिया है। परेशान हूँ कि माजूर बेटी के साथ किधर जाऊँगी। यहाँ अदालत आई थी, वकील पैसे मांगते हैं और पैसे मेरे पास नहीं है, कोई कमाने वाला ही नहीं है। फिर आसमान की तरफ देखा और रोने लग गई। मैंने दिलासा दिया और अपने ऑफिस ले आया। जो कागजात थे जो कि नामुकम्मल थे वो देखे, सारी तफसीलात सुनी। वो वाकई एक अदालती नोटिस था। वकील होने के बावजूद इंतहाई दुख हुआ कि लोगों के दिल से क्या खुदा का खौफ बिल्कुल निकल गया है, जो एक ज़ईफ़ औरत माजूर बच्ची पर ये जुल्म ढा रहे हैं। मैंने अदालत से फ़ाइल निकलवाई, अम्मा जी से वकालतनामे पर अंगूठा लगवाया और दावे का जवाब तैयार किया, अदालत में दाखिल करवा दिया। अम्मा जी को चाय पिलाई, खाना खिलाया, हौसला दिया और कुछ नक़द हदिया दिया और कहा, मैं आपका वकील हूँ, आपका मुकदमा मुफ्त लड़ूंगा, आपको अपने घर से कोई नहीं निकाल सकता, ये मेरा आपसे वादा है, आप बेफिक्र होकर घर जाइए। जाते हुए अम्मा जी कदरे मुतमईन थीं, उन्होंने मुझे ढेरों दुआएं दी। आज पूरे 4 माह बाद फिर जुम्मे का दिन और मुकदमा मैंने जीत लिया। आज फिर माँ जी को मैंने अपने ऑफिस बुलाया, कोर्ट ऑर्डर की कॉपी उन्हें दी, मिठाई भी पेश की और कहा, आपकी दुआओं के सबब मुकदमे में मैं कामयाब हुआ हूँ। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आई और जानते हैं आखिरी दुआ क्या थी?
पुत्र तेरा रहती दुनिया तक नाम रहेगा इंशाअल्लाह। ये तहरीर है चौधरी मोहम्मद मुबीन एडवोकेट हाई कोर्ट इस्लामाबाद की। जब तहरीर पढ़ी, ये कहानी हमारे सामने आई तो इतनी खुशी हुई कि हमारे वकील बिरादरी में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि दुख दर्द रखते हैं, जिनका दिल इतना नरम है कि फ़ीस नहीं ली और उस माँ का बेटा बन के दिखाया सभी। बिल्कुल जी, एडवोकेट साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। ये पूरे रुदात जो इनकी तहरीर हमने आपको सुनाई है, ये इनकी ज़ुबानी भी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। तो पहले तो आपने जो ज़बरदस्त काम किया है उसके लिए हम सब आपको सलूट करते हैं, क्योंकि अमूमन कहा जाता है कि इस पेशे के लिए कहा जाता है कि ये अपने मुफाद के लिए लड़ते हैं, ऐसी बातें होती हैं, वैसी बातें, एक चीज़ का एक स्टिग्मा है बेसिकली। लेकिन आप जैसे जो लोग होते हैं वो इसको ख़त्म करते हैं और बताते हैं कि नहीं, हम आवाम के लिए बात करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जी। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर इनवाइटिंग मी हियर। जो आपने बात की मैं बिल्कुल उससे एग्री करता हूँ कि बहुत सारे मुकदमात इसीलिए लड़े जाते हैं कि उनके बिहाइंड द रीज़न जो वो होता है वो फ़ीस होती है। लेकिन मेरे अंदर कुछ ह्यूमैनिटी का ऐसा स्टार्ट से जज्बा है कि मैं पहले भी, इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे मुकदमात मेरे पास आए और मैंने वो जो है वो लड़े और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने विन किए। और वो सब सोशल मीडिया पे आपने नहीं ऐड किए? ये पहली मर्तबा था कि आपने सोचा कि सोशल मीडिया पे भी आप इसको स्टोरी को लगाएं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने अपनी फेसबुक वॉल पे लगाया था इसको और मुझे नहीं पता था कि ये इतना जो है वो वायरल हो जाएगा। बेसिकली थोड़ा बहुत मुझे लिखने का ज़ौक़ भी है और मैं पोइट्री वगैरह और कुछ इस तरह से कुछ चीज़ें लिखता रहता हूँ। जब आपकी एजुकेशन जो है वो इंग्लिश से LLM तक हो तो फिर डेफिनेटली आपका लिखना बनता है। लेकिन क्या जज्बा था कि आपने सोचा कि 90 साला ज़ईफ़ खातून की मदद की जाए और उसके एवज़ जो है कोई भी किसी किस्म के पैसे ना लिए जाएं, कोई फ़ीस ना ली जाए अपनी? हाँ, बेसिकली इंसान के अंदर ये जज्बा खुदादाद होता है। दैट्स अ गॉड गिवन क्वालिटी। मेरे अंदर ये बचपन से ही, स्टार्ट से ही, कुछ माँ बाप की दुआएँ हैं, उनकी परवरिश ऐसी है, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन से पढ़ा है, वो कुछ ऐसे बहुत अच्छे टीचर्स मिले जिन्होंने ऐसा गाइड किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि गॉड गिवन क्वालिटी है ये मेरी, कि मैं किसी को दर्द में नहीं देख सकता। चाहे मैं खुद दर्द में हूँ या ख़ुद मैं कहीं मसरूफ़ भी हूँ, तो मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं दूसरे को सुकून दें। सर, ये सारा मामला था क्या इसका, अगर आप अपनी ज़ुबानी थोड़ा बता सके? कुछ आपने बताया तो कि ख़ानदान वालों ने जायदाद और घर लेने की कोशिश की, कब से सिलसिला शुरू हुआ और क्या रिजल्ट निकला? क्या सिर्फ घर मिला या बाकी जायदाद भी आपने? मुकदमा लड़ते लड़ते रेजिस्टेंस कहाँ से आई? हाँ। जी मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने लिखा है, जनवरी में, ये तकरीबन जनवरी का पहला हफ्ता ही था, तो मैं कचहरी से बाहर निकला। कचहरी के अंदर ही मेरा ऑफिस है, मैं अपने एक दोस्त कोलीग उनके साथ हूँ। तो जल्दी थी कि जुम्मा जाके पढ़ेंगे, गुस्ल वगैरह करेंगे, ये वो सारा कुछ होता है जुम्मे वाले दिन, और कोर्ट भी थोड़ी सी महदूद टाइम के लिए होती है। तो जैसे मैं बाहर निकला तो थोड़ी थोड़ी रिम जिम थी, मैं गाड़ी में बैठा हुआ था, मैंने उनको देखा, बिल्कुल मेरे सामने वो दीवार के साथ खड़ी थी। एक दरख्त है, दरख्त के वो तकरीबन नीचे ही खड़ी थी कि शायद वो बारिश से अपने आप को बचा रही है। तो मैंने देखा, फिर कहा चलें यार चलता हूँ, नहीं, फिर देखा, अच्छा, फिर मुझे वो अंदर वाली जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो गॉड गिवन क्वालिटी है, उसने मुझे गाड़ी से बाहर निकाल लिया। और अल्लाह ने वसीला बनाया उस बूढ़ी औरत के लिए आपको? नहीं, मेरे लिए उनको वसीला बना दिया। अरे वाह, क्या खूबसूरत मेरे लिए उनको वसीला बना दिया। मैं इस काबिल नहीं था, तो मैंने उनको जो है वो पूछा, उनसे सारी बातें पूछी। फिर मैं उनको अपने ऑफिस ले गया, मैंने डिटेल्स ली जैसे मैंने आपको बताया। तो फिर उसको केस को मैंने परसू किया किसी एक पॉइंट पे, क्योंकि वो जो ओपोनेंट पार्टी थी वो ये समझ रही थी कि इनकी तरफ से तो वकालतनामा आना ही नहीं है, ना कोई वकील लेगा, क्योंकि ना तो इनके पास पैसे हैं, ना ही इनके पास कोई रिसोर्सेज हैं। तो वो लकीली जो मैंने उनकी तरफ से वकालतनामा जमा करवाया और मैंने रेजिस्टेंस शो करवाई, तो जो उनकी फैमिली थी उन्होंने काफ़ी हद तक जो है वो अपनी तरफ से, तो ज़ाहिर है स्टार्ट में उन्होंने रेजिस्टेंस शो की, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कम होती गई, क्योंकि उनके जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बनाए हुए थे वो बोगस थे। अच्छा। तो जैसे ही मैंने उनको चैलेंज किया तो वो खुद ब खुद मेरे ऑफिस आ गए कि हम जो है विड्रा करना चाहते हैं, अपना सूट वापस लेना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ बैठें, हमें बचाएं। तो दैट्स द विनिंग। फिर आपने क्या किया? मैंने तो उनको ये कहा कि जो घर है वो आप वापस करें,
और ये और जो बाकी जायदाद का मामला था वो डिस्कस नहीं किया? वो वालदा खुद ही चाहती थी कि मैं डिस्कस नहीं करना चाहती, बाकी वो उनके साथ अग्री थी। बाद में जब वो उनके पाँव शो पकड़ ली उन्होंने, तो वो उनके साथ अग्री होगी कि ठीक है ये मेरे बेटे हैं, फलां हैं, ये वो है। तो खूनी रिश्ते थे? खूनी से थोड़ा सा दूर के ही कह लें। अच्छा, हाँ। तो नादिम थे, शर्मिंदा थे वो लोग? एग्जैक्टली देवर मेरे ऑफिस में तो यही लगता था कि वो बहुत वाकई ही शर्मिंदा हैं। अब इनर फीलिंग्स मुझे नहीं। लेकिन फिर बाकी की जायदाद क्यों नहीं वापस दी? क्योंकि अगर वाकई शर्मिंदा और बाकी की जायदाद भी उन्होंने किसी तरह से ली है उनकी, तो वो क्यों नहीं वापस? मैंने माँ जी से डिस्कस किया था इस बारे में। उन्होंने कहा कि बेटा मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मेरी सिर्फ ये देखभाल करते रहे, मेरी बेटी की देखभाल करें, मुझे वो घर मिल जाए तो मुझे कोई और चीज़ चाहिए नहीं है। मैं ज़िंदगी की उस स्टेज पे हूँ, इस एज पे हूँ कि इसके बाद मुझे चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। घरों से बेदखल करने वाले भी कभी खिदमत करते हैं? हाँ, मैंने तो देखें जिस हद तक मैं कर सकता था मैंने अपनी एफर्ट की। इसके बाद वो माँ जी और उनकी बेटी या जाहिर है आपने रिलेटिव्स कर सकते थे, उनका ज़्यादा राइट था उन सारी चीज़ों पे, मैं तो एक अटॉर्नी था। अच्छा, वैसे अगर दूसरा केस होता, यानी वो जो ओपोनेंट थे वो स्ट्रांग होते, जी जी, वो भी केस लड़ते, जी, तो फिर ये मामला लटकता? हमारे अदालती निज़ाम को देखकर मैं बात करूँ, फिर ये मामला लटक जाता? डेफिनेटली ये लिंगर ऑन होना था। हमारी कोर्ट प्रैक्टिसेस में हमने बहुत सारी जगहों पे ऐसे देखा है कि बहुत सारे मुकदमास जो है वो लिंगर ऑन हो जाते हैं और वो सालों तक चलते हैं। मैंने जैसे ये अपलोड किया था उसके बाद जैसे वायरल हुआ, फिर ये ट्विटर पे चला गया, वो फिर ट्रेंड बना, तो मुझे हज़ारों कॉल्स आई, हज़ारों मैसेजेस आए और लोगों ने मुझे अप्रिशिएट करने के साथ साथ फिर मुझे अपनी स्टोरीज़ भी बताई। अच्छा, कि जी मेरा जो है 20 साल से केस है। एक कनाडा से मुझे कॉल आई, बड़े बुज़ुर्ग थे, 83 ईयर्स उनकी एज थी, तो वो मुझे कह रहे थे कि मुझे पैसों का मसला नहीं है बेटा, मुझे पैसों का मसला नहीं है, मेरी 100 एंड 100 जगह पे ज़मीन है, तो आप वो मेरे रिलेटिव्स ने भी वो ऐसे ही अंगूठे लगवा के मेरे अंगूठे बना के जाली वो बना दिए हैं, स्टैंप वगैरह लगा ली है। तो और ये कितना अहम है क्योंकि ज़रा एक केस हमारे सामने आया कि माँ जी से अंगूठे लगवा के ज़रा फोर्ज डॉक्यूमेंट्स बना लिए गए। हम ज़रूर चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म से कि हम आगाही भी दें, आप ज़रूर सुनने वालों को बताएं कि ये अंगूठा लगाना, किसी भी डॉक्यूमेंट पर साइन कर देना, आईडी कार्ड की कॉपी या फॉर दैट मैटर कोई भी डॉक्यूमेंट्स किसी के हवाले करना, कहाँ कहाँ पर हम नुकसान उठा बैठते हैं क्योंकि आगाही नहीं होती। जी जी जी, अनफॉर्चुनेटली हमारी मेरी पब्लिक है, हमारी कौम है, इनमें एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन बहुत है, अवेयरनेस की कमी है। मैं समझता हूँ कि जो प्ले ग्रुप से बच्चे को अलफ अनार और बेबकरी पढ़ाया जाता है, वहाँ पे उनको अगर ट्रैफिक कवानीन के बारे में भी बताया जाए, उन्हें सिविल राइट्स के बारे में बताया जाए, और अगर उन्हें अपने क्रिमिनल जो लॉज हैं वो भी बुक्स में शामिल कर लिए जाएं, तो मेरा ख्याल है कि जो बच्चा ग्रेजुएशन तक आएगा तो उसे आधी वकालत समझ आ जाएगी। तो ये होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा एजुकेशन निज़ाम भी थोड़ा सा डिफेक्टिव है। फिर उसके बाद हमारा जुडिशियल सिस्टम भी थोड़ा सा इस तरह, तो बाकी अब अमूमन आप देखें तो लोग अदालत जाने से बहुत घबरा रहे होते हैं। कोई भी ऐसा केस आ जाता है वो कहते हैं कि केस इतना लटक जाएगा या ऐसे मामलात होंगे या किस किस्म की रिक्वायरमेंट्स और होंगी, मे बी उनके और पैसे लग जाएंगे, वकला को पैसे देने होते हैं और बहुत सारी और मामलात होते हैं, जनरेशंस लग जाएंगी और उनको ये लगता है कि मामला ऐसे हल कर दिया जाए और या फिर छोड़ दिया जाए, अदालत नहीं जा रहे होते। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को, किस तरह से वो घबराहट खत्म हो? सिस्टम में जैसे मैंने पहले बात की, मैं उसके साथ मिलाऊंगा इसको कि सिस्टम में खामियां तो हैं, जुडिशियल सिस्टम में खामियां हैं, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में खामियां हैं, सोशल सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम जैसे मैंने तो हमारे निज़ाम जो वो इंग्लिश लोग छोड़ के गए थे उसको बहुत ज़्यादा जो है एडिट करने की ज़रूरत है, जो कि सिर्फ 5% वो एडिट अमेंडमेंट के साथ हमारी बुक्स में शामिल किया गया, या लॉ भी हमारा जो है वो तकरीबन 5 to 10% जो है वो एडिट करके, तो वो सिर्फ वो इंडिया हटा दिया गया, बस उस पर पाकिस्तान लगा के, तो उसको जो है वो मोर लॉज ऑफ कोर्स। जी जी जी, तो बहुत ज़्यादा जगहों पे मैं कहूँगा कि हमें एडिट और अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है, चीज़ों को ऐड करने की ज़रूरत है। हमें अपने सोशल और जैसे जैसे अमाउंटिंग अवेयरनेस है, या जैसे हमारा मॉडर्न एज है, उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ों को ऐड करने की ज़रूरत है, नई चीज़ों को लाने की ज़रूरत है जो कि अभी नहीं हो रही, जिसमें अदालतें ज़्यादा हों, जिसमें जजेस ज़्यादा हों, तो तभी होगा ना कि अदालतों पर वो बोझ नहीं होगा, न्यू लॉज हों और अकॉर्डिंगली उनको सेट किया जाए। एक टाइम फ्रेम होना चाहिए कि यार इस स्पीडी जस्टिस होना चाहिए। जी जी जी, ये बहुत अहम जस्टिस है।
होना चाहिए, एक टाइम फ्रेम होना चाहिए कि इस टाइम फ्रेम में ये चीज़ें, डिलेइंग टैक्टिक्स का दरवाजा बंद हो सके। सर बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे और बहुत अप्रिशिएट आपको फिर से करेंगे और वी नीड मोर पीपल लाइक यू इन आवर सिस्टम जो वाकई इतना दर्द रखते हों और इस तरह से लड़ें किसी मुकदमे को कि फिर वाकई हक की और सच की फतह हो, रिलीफ मिले आवाम को, चाहे एक बूढ़ी खातून या कोई भी हो जिसके साथ ये ज्यादती हुई भी है, जिसके साथ ऐसा कोई मामला दरपेश है कि जो बड़ा परेशान हाल है। एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। आज प्रोग्राम के आगाज़ में हम पाकिस्तान की बात कर रहे थे, रिसोर्सेज की बात कर रहे थे और उसके इस्तेमाल की बात कर रहे थे। तो अब आपको लेकर चलते हैं जामशोरो। और जब बात हम करते हैं ना विंड मिल की, जो कि यूँ तो नूरियाबाद में नज़र आती है लेकिन एक पूरा कॉरिडोर है, उस कॉरिडोर का इस्तेमाल किस हद तक हम कर पा रहे हैं, लेकर चलते हैं, आपको दिखाते हैं बड़े बड़े पंखे। हवाएं चल रही हैं, ये हवाएं ठंडी बिल्कुल भी नहीं लग रही इस वक्त क्योंकि सूरज की तपिश बहुत ज्यादा और हवाओं का रुख इस तरफ है। शोएब, हम कहाँ पर हैं? ये जनाब, ये समुद्री हवाओं का तस्करा हम करें, वैसे समुद्री हवाएं ज़बरदस्त होती हैं और ठंडी होती हैं, लेकिन चूंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इसलिए वो ठंडी हवा भी इस वक्त ठंडी लग नहीं रही। लेकिन जब हवाओं की हम बात करते हैं सबीन, ये हवाओं का रुख आखिर किस तरफ है वो बात अपनी जगह। इन हवाओं से कितना फ़ायदा हम उठा सकते हैं, आज हम उसकी बात करने के लिए यहाँ पर आए हैं। जिसने भी कराची से हैदराबाद सफ़र किया उसने रास्ते में ये ज़रूर देखा कि वहाँ पर कुछ ऐसा है कि उस हवा का इस्तेमाल हो रहा है। कैसे हो रहा है इन हवाओं का इस्तेमाल, ये बात करने के लिए आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी विंड कॉरिडोर। जब विंड कॉरिडोर की बात हम करते हैं सबीन, तो जो हवा चलती है समंदर से घारो से झिम्पी से जामशोरो से बलूचिस्तान में दाखिल होती है, वहाँ से ईरान की तरफ निकल जाती हैं। इस विंड कॉरिडोर का इस्तेमाल हम कैसे कर रहे हैं सर? इस वक्त जो है आप देख सकते हैं हमारे बैक साइड पे। अच्छा शोएब, सबसे अच्छी बात यह है कि ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं पाकिस्तान में। अभी ये एक प्रोजेक्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसका हम विजिट करवा रहे हैं, जो कि 25 यहाँ पर पंखे लगे हुए हैं और जो कि 50 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस करता है पर आवर। फुल स्पीड पर चलेगा तो 2 मेगावाट पर आवर बिजली प्रोड्यूस करेगा। 25 पंखे यानी 50 मेगावाट पर आवर अगर हवा तेज चल रही है। अब पूरे साल में कैलकुलेट किया होता सभी इन्होंने कि कितनी एनर्जी से प्रोड्यूस होगी, यानी नेशनल ग्रिड में वो एनर्जी जाएगी। अब एक प्रोजेक्ट की हम इस वक्त बात करें, लेकिन जब हम झिम्पीर की बात करें जो कि वहाँ पर ये साइट्स पहले से लगाई गई हैं, ये जिस साइट पर इस वक्त हम मौजूद हैं जामशोरो से तकरीबन ये 20-25 किलोमीटर दूर है, लेकिन यहाँ पर ये अगस्त 21 में साइट जो है वो इस्टेब्लिश की गई थी। कैसे इस्टेब्लिश होती है, चाइनीज़ कंपनी का ताउन, इस सब पर भी बात करेंगे। कितनी इन्वेस्टमेंट है, कितना इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट है और कितना इसका फ़ायदा है, जो कहते हैं चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, इस सब पर बात करते हैं सबीन। तो मेरा ख्याल है क्यों ना चलें हम ज़रा अब अंदर चलते हैं, यहाँ हम छत से नीचे उतरते हैं और मैनेजमेंट से ज़रा बात करते हैं और ये सारी डिटेल्स उससे जानते हैं ताकि आप तक पहुँचा सके। आइए चलें। पंखा उधर है। असिस्टेंट मैनेजर है अब्दुल्ला, उनसे ज़रा इस टर्बाइन से मुतालिक पूछते हैं जिसको हमने तो नाम जादुई पंखे दिया, लेकिन ये विंड टर्बाइन, इसको लगाना, इसके लिए इस जगह का इंतखाब करना, इसकी मेंटेनेंस, इस सब पर बात करना। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अस्सलाम, थैंक यू। इस जगह का इंतखाब कैसे किया आपने कि यहीं पर लगाना है? बेसिकली इनकी पहले वर्किंग होती है और एरिया डिसाइड होता है और थ्रू आउट द ईयर मतलब इनकी पूरी एवरेज ली जाती है और यहाँ पे विंड पूरे साल में कितनी रही और विंड की टर्बुलेंस, XYZ, एटमॉस्फेयर, सारे वो एटमॉस के थ्रू हम डेटा लेते हैं, फिर उसके हिसाब से बजट कॉस्ट वगैरह देख के फिर स्टार्ट किया जाता है। इस पंखे को सिर्फ हवा चाहिए, लेकिन बारिश, ह्यूमिडिटी और मौसमी तग़य्युरात, उससे इसको फ़र्क पड़ता है? वैसे इसकी लिमिट है 45 सेंटीग्रेड से अब जो है ये स्टॉप हो जाता है। अच्छा। हाँ, इसके बिल्कुल एक इनके जो डिज़ाइन पैरामीटर्स हैं उनसे अगर टेम्परेचर एक्सीड कर जाए तो वो स्टॉप। ठीक है, 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ये पंखे भैया नहीं चलेंगे, उससे पहले चलेंगे। हालांकि ज़्यादा गर्मी हो तो पंखे की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है, लेकिन खैर ये तो पंखे वो हैं जो प्रोड्यूस करें इलेक्ट्रिसिटी को। अच्छा, एक साइट पे जब हम बात करते हैं वहाँ पर आपने 25 विंड टर्बाइंस लगाई हुई जो कि 50 मेगावाट पर आवर प्रोड्यूस करती हैं। ऐसे और कितने प्रोजेक्ट्स पूरे विंड कॉरिडोर में हैं? विंड कॉरिडोर में जो हमारी कैपेसिटी है वो अराउंड 50,000 मेगावाट से ज़्यादा है। 50,000 मेगावाट पाकिस्तान के विंड कॉरिडोर से बिजली प्रोड्यूस हो सकती है। हम कर नहीं रहे क्योंकि जो हमारे जो रिन्यूएबल की साइड पे है हमारा फोकस बहुत कम है। ये कितने फ़ीसद है हमारे नेशनल ग्रिड में जो बिजली आ रही है उसमें कितना फ़ीसद इस पे डिपेंडेंट है?
एक्चुअली ये वेरी करता है विंड पे, तो अगर विंड कम होती है तो इसकी जनरेशन बहुत कम हो जाती है। ठीक है, तो ये है कि हम इसको एडिशनल सोर्स तो रख सकते हैं, लेकिन प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं रख सकते। बहुत शुक्रिया, अब्दुल्ला साहब साथ मौजूद थे। अच्छा जी, शुएब ने तो आपको बताया कि ओवरऑल यहाँ पर किस तरह से मैनेजमेंट होती है, चीज़ें किस तरह से चलती हैं, ऑपरेशंस यहाँ से किस तरह से होते हैं, कैसे यहाँ से चीपेस्ट बिजली आपके लिए प्रोड्यूस की जाती है। लेकिन इस वक्त मेरे साथ है यहाँ के मैनेजर आलमगीर अहमद साहब। इनसे पूछते हैं कि ये सारी रिजल्ट तो हम देख लेते हैं कि प्रोडक्ट हमारे सामने होता है, बिजली बन जाती है, हमारे घरों तक आ जाती है और वो भी चीपेस्ट होती है, तो क्या चैलेंजेस है इसके पीछे, किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है सर? सबसे बड़ा चैलेंज अगर हम कहें तो वो चैलेंज हम फेस कर रहे होते हैं एक तरह से लॉ एंड ऑर्डर का, दूसरा आपके कुछ गवर्नमेंट रेगुलेशंस इस तरह से हैं कि फॉर एग्जांपल आप पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने पीक पे, लेकिन ये है कि सडनली आपको बताया जाता है कि आप पावर जो है प्रोडक्शन कम कर दें। तो इसमें ये है कि आपका जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है डिस्ट्रीब्यूशन का वो भी वीक है। बाज़ों का ये होता है कि आपकी इस तरह के जर्क आ रहे होते हैं कि हमारे टर्बाइन अचानक से बंद हो जाते हैं। अब ये टर्बाइन डिज़ाइन इस तरह से हैं कि इन्होंने 24 आवर्स कंटिन्यूसली चलना है और ये बाहर से डिज़ाइन होके आ गए हैं। इनके दिमाग में ये नहीं कि अचानक से बिजली भी जा सकती है और ये जो ठग से बंद हो जाते हैं। तो इस तरह के कुछ चैलेंजेस हैं जो कि अगर गवर्नमेंट जिन पे अगर काम करे तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएंगी और ओवरऑल आवाम के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद। आलमगीर साहब, अपने नॉलेज के लिए बात मैं और हमारे नाज़रीन भी जानना चाहेंगे कि अभी जिस तरह से आप लोग हमें बता रहे हैं कि 50 मेगावाट बिजली जो है वो 1 घंटे में प्रोड्यूस की जा रही है यहाँ पे। अभी आपने ये भी बताया कि गवर्नमेंट की तरफ से अक्सर ऑर्डर आ जाता है कि नहीं, इससे ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं की जा सकती। इसकी कोई ख़ास वजह होती है क्या? कोई टेक्निकल रीज़न है क्यों नहीं प्रोड्यूस की जा सकती इससे ज़्यादा बिजली? जिसके रीजंस का तो हमें ज़्यादा नहीं पता, बस ये कि मे बी जो हमारा आपको ये भी पता है कि ओवरऑल जो पॉपुलेशन के अंदर है यहाँ जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको पावर ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए और लोड शेडिंग की जो कंप्लेन है वो थ्रू आउट पाकिस्तान में कंटिन्यूस चल रही होती है कि लोग हमेशा यही कंप्लेन कर रहे होते हैं कि लोड शेडिंग है। अब एक साइड पे जनरेशन साइड को अगर लिमिट किया जा रहा है तो उसके मे बी सिस्टम में या इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कुछ लिमिटेशंस है, शायद उनकी वजह से उसको किया जाता है। तो उसकी कैपेसिटी बिल्ड तो की जा सकती है ना, मतलब उसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है अगर सिस्टम थोड़ा सा वीक है तो उसको ठीक करके, क्योंकि एक्चुअली ये बहुत अच्छी चीज़ है जिस पे आप लोग काम कर रहे हैं कि अपनी हवा है, ठीक है, उसको आप उसी से बिजली बना रहे हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट ना होने के बराबर है जैसे आप सब ने हमें बताया। तो वहीं पर इसकी कैपेसिटी भी बिल्ड हो जाए तो क्या ही बात हो जाए, इससे कितना फ़ायदा हो सकता है, आप क्या देखते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही, अगर आपकी ओवरऑल कैपेसिटी जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसकी इंप्रूव हो जाती है तो आपकी जनरेशन जो है वो सारे के सारे प्लांट ज़्यादा देना शुरू हो जाएंगे। और ये जो मसला है वो किसी एक पावर प्लांट के साथ नहीं, सारे के सारे पावर प्लांट्स के साथ यही मसला है कि वो पावर बना तो लेते हैं लेकिन उस पावर को वो इवैक्यूएट नहीं करा सकते नेशनल ग्रिड के अंदर। तो अगर हम जनरेशन के साथ साथ, क्योंकि जनरेशन साइड पे आपने देखा होगा कि ज़्यादातर काम जो है वो प्राइवेट कंपनीज आजकल ज़्यादा कर रही हैं और जब से IPPs बनाए गए हैं तो आपकी पावर जनरेशन है वो उसकी जो तादाद है वो बढ़ गई है। इसी तरह से अगर डिस्ट्रीब्यूशन साइड को भी कोई सॉल्यूशन निकाल के उसको इम्प्रूव किया जाए तो आपका जो पूरा साइकिल बना हुआ है वो सारा का सारा साइकिल मजबूत हो जाएगा। साइकिल की एक एंड आप ज़्यादा मजबूत कर लें, दूसरी कमज़ोर रहे तो ओवरऑल आपको उसका कोई कंक्लूजन नहीं मिलेगा, फ़ायदा नहीं मिलेगा। बहुत शुक्रिया। जितनी इन्फॉर्मेशन हम आपको दे सकते थे वो हमने दी, जो विजिट करवा सकते थे हमने करवाया। बहुत मुश्किल से हम यहाँ तक पहुँचे क्योंकि इस्लामाबाद से यहाँ तक का बहुत लंबा सफ़र है, तो कोशिश हमारी यही थी कि इन्फॉर्मेशन आपको दे सके। शुएब, एक चीज़ बहुत अच्छी मुझे लगी कि किस तरह से मैनेज किया जा रहा है इस पूरे सिस्टम को और किस तरह से अपनी इस मुफ्त की हवा से हम बिजली प्रोड्यूस करें, ये इनिशिएटिव लिया गया है। तरक्की का सफ़र है जनाब और तरक्की का सफ़र इसी तरह से चलता रहे, यही हमारी दुआ है। पॉजिटिव सोचें जी, सुबह से आगे में हम सिर्फ पॉजिटिव की बात करते हैं। विंड मिल की हमने बात की, बढ़ते हैं आगे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान मुल्क में जारी पहली डिजिटल मरदमशुमारी पर मुसलसल तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है और इसका दावा यह है कि कराची में 10 लाख और हैदराबाद में 1.5 लाख मकानात कम दिखाए गए हैं। पार्टी के इस मामले पर गुज़श्ता दिनों हुकूमती इत्तेहादियों के साथ इख्तलाफात इस हद तक बढ़ गए कि उन्होंने हुकूमत से निकलने की धमकी भी दी, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई और इदारे शुमारियात ने मरदमशुमारी में 5वीं बार 15 रोज़ की मज़ीद तौसी भी की। हमारे साथ MQM पाकिस्तान के रहनुमा जावेद हनीफ साहब इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो शुक्रिया आपने वक्त दिया। जानना चाह रहे हैं सर, वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई, तहफ़्फ़ुज़ात खदशात सब खत्म हो गए सर? उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने खासी अश्योरेंस दी है हमें, लेकिन अभी तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात कम नहीं हुए हैं क्योंकि जो प्रोसेस है वो यहाँ कराची में या सिंध में जो है वो प्रोसेस जारी है और जो प्रोसेस के जो रिज़ल्ट आने चाहिए, जो एक्सपेक्टेशन है
जो होनी चाहिए उस तरीके से नहीं आ रहे हैं अभी तक। अच्छा सर, वज़ीर आज़म साहब ने किन चीज़ों की एश्योरिटी दिया आपको? क्या दोबारा से मर्दमशुमारी की जाएगी या इसी को बेहतर बनाया जाएगा? बेहतर किस तरह से बनाया जाएगा? नहीं एक्चुअल देखें, हमारी तो सिंपल सी रिक्वेस्ट है कि जी सही काउंट किया जाए और जो प्रॉपर पॉपुलेशन है वो दिखाई जाए, और प्राइम मिनिस्टर ने इसकी एश्योरेंस दी कि जी बिल्कुल ऐसा ही होगा, और जो ये प्रोसेस है जो इस वक्त जारी है इसी को बेहतर किया जाएगा, और इसमें बेहतरी काफ़ी आई भी है, लेकिन अभी बहुत सारी गुंजाइश बाकी है इसको बेहतर करने की। अच्छा, जैसे आपने खुद बताया, देखिए हाउस काउंट जो है कराची का सिर्फ 3 लाख है और बाकी जगहों पे 11 लाख बढ़ गया है। जो अगर हम नंबर काउंट करते हैं 10 लाख कराची के अंदर हाउसेस कम कर दिए गए हैं। जो डेटा हम लेते हैं नादरा से लेते हैं, केई से लेते हैं, हम पोलियो कैंपेन वालों से लेते हैं, तो उससे तकरीबन पता लगता है कि हाउस काउंट जो है कराची के 12 से 13 लाख हाउस काउंट कम किया गया है। एक मामला और भी है सर, वो है परमानेंट एड्रेस वाला, जिसका परमानेंट एड्रेस के पंजाब का, कश्मीर का, गिलगित का, कहीं और का हो, उसे तो काउंट नहीं किया जा रहा था। क्या उस पर बात हुई है सर? नहीं एक्चुअली देखें ना, इस वक्त जो सिस्टम इस वक्त एग्जिस्ट कर रहा है, इसका सिस्टम ये है कि जी जो आदमी किसी भी जगह पर 6 महीने से ज़्यादा रहता हो या 6 महीने उसके रहने की इंटेंशन है, उसको उसी जगह पे काउंट करना है। तो ये सवाल तो पूछा ही नहीं जाता सर, मर्दमशुमारी वाले जब आते हैं सर, ये सवाल तो ही नहीं है। ये सिर्फ कराची की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे कहीं पे भी नहीं पूछा जाता। ग्रीवेंसेस यही है। तो अगर ये ग्रीवेंसेस रहती हैं जो तो उसके बाद क्या वाकई एमक्यूएम पाकिस्तान हुकूमत का साथ छोड़ देगी? देखें, एक ऑप्शन हमेशा ऑलवेज मौजूद है। हमारे लिए जो पॉपुलेशन सेंसस है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सही काउंट होना, सारे हमारे जो राइट्स का कराची वालों के, हम जो हमारी लड़ाई है, हमारा जो मकसद है कराची वालों को जो भी हमारे लोग हैं उनके राइट्स का तयन किया जा सके, उनको राइट्स दिलाए जा सके, और उसका बुनियादी उनसर जो है वो पॉपुलेशन सेंसस है, जो पॉलिटिकल राइट्स का, इकोनॉमिक राइट्स का, रिसोर्सेज का, यूटिलिटीज़ का, प्लानिंग का, चीज़ का डिसीजन उसी बेस पे होता है। अगर वो ठीक नहीं होती है तो इसका मतलब है कि हमारे लोग डिप्राइव होंगे। ऑलरेडी हम लोग बहुत डिप्राइव हैं, फर्दर डेप्रिवेशन होगी तो नेचुरली हम लोग को ज़ाहिर है जो हमारे लोगों की डिमांड होगी उसके मुताबिक हम एक्ट करेंगे। और जमातें भी तो हैं सर जो इस पर आवाज़ उठा रही हैं। जमात इस्लामी ज़ाहिर है वो बड़ी मजबूत आवाज़ उनकी भी है सेंसस के मामले पर, उनके साथ मुशावरत करने की ऑप्शन है सर? वो तमाम जमातें उस पर बात कर रही हैं, इकट्ठे बैठ जाएं ताकि एक अच्छा प्रेशर ग्रुप बन जाए ताकि इस पर बात हो सके, क्योंकि ज़ाहिर उन्होंने एक ऐसा मैकेनिज्म डिवाइस किया कि उनके पास लोगों की रिजर्वेशन आती हैं, 10,000 से ज़्यादा कंप्लेंट्स उनके पास आई हैं। इकट्ठे बैठ जाना, बातचीत करना और इसका हल निकालना, क्या ये मुमकिन है? देखिए, हम किसी भी से ताउन करने में कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन बेसिक बात ये है कि सारा इशू ये है, शुरू से हमने रेस किया। जमात इस्लामी तो 2 दिन पहले लाइन में आई और उन्होंने बातें करना शुरू की। पीटीआई ने भी 2 दिन जमात इस्लामी तो एक अरसे से इस पर बात कर रही है। हम पिछले 3-4 महीने पॉपुलेशन पे उन्होंने कभी भी बात नहीं की, और अपने डिफरेंट इशूज़ थे उन पे बात करते रहे। तो जब उन्होंने देखा सर वो एक और बात भी करते हैं, एमक्यूएम के एफर्ट की वजह से सर वो एक और बात भी करते हैं, वो तनकीद आप पर करते हैं। वो कहते हैं कि एमक्यूएम बात तो बहुत करती है इस मामले पर, और आज से नहीं कई सालों से कर रही है। जब सेंसस होता है आप लोग बात करते हैं फिर खामोश हो जाते हैं। वो तो कहते हैं पैसा भी चल जाता है। बहुत ये नाजेबा बात है, इस किस्म की बात करना भी मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं होगी। किसी को ये इस किस्म की बात करके इल्ज़ाम लगाना बहुत गलत बात है। पहली बात तो ये कि हम अपने लोगों के राइट्स के लिए हमेशा से लड़ते आए हैं। इसका पूरे जो सेंसस का बरला हमने पर 3 महीने से इस पर जद्दोजहद की है। हम गए प्राइम मिनिस्टर के पास, हम गए मिनिस्टर के पास, हम गए सेंसस ऑर्गेनाइजेशन के पास। हमारी वजह से ये टाइम बढ़ा है। जिस वक्त ये 7 तारीख को जो पॉपुलेशन सेंसस की खबर आई थी कि पॉपुलेशन 98% कंप्लीट हो गई है, और कराची की पॉपुलेशन 1 करोड़ 35 लाख उन्होंने दिखाई थी, और 2% बढ़ाते तो ज़्यादा 1 करोड़ 40 लाख हो जाती। हम गए प्राइम मिनिस्टर के पास, हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने इसकी डेट बढ़ाई है, और अब डेट बढ़ते बढ़ते आज जब 15 मई डेट हो गई, और आज यहाँ पर जो डेट है अब तक तकरीबन कोई 40 लाख 45 लोगों को इजाफा हो चुका है। ये हमारी एफर्ट्स है। बैनर लगा और इसमें सर इदारे शुमारियात के साथ थोड़ी होती हैं। इसमें इदारे शुमारियात के साथ क्या के इलेक्ट्रिक अब कोलैबोरेट कर रही है, यानी ताउन कर रही है? डेमोग्राफिक्स की जब हम बात करते हैं, आपने ज़रा मीटर का जिक्र किया, हम नादरा की बात करते हैं, उनका डाटा हमारे सामने होता है। क्या ये सब कुछ यूटिलाइज हो रहा है? बिकॉज डिजिटल मरदमशुमारी मुल्क की पहली, लेकिन ऐसे में इदारों का डाटा कुछ और कह रहा हो और डिजिटल सेंसस का डाटा कुछ और कह रहा हो, तो ये समझ नहीं आती बाजार। इस पर आपने आवाज़ भी उठाई है।
जी हमने देखे ना, ये सेंसस ऑर्गेनाइजेशन का ये प्रॉब्लम है, उन्होंने इस डेटे को नहीं लिया, लेकिन हमने ये डेटा ना सिर्फ रिट्रीव किया है, हमारे मिनिस्टर ने नादरा को लिखा, उन्होंने हमें बताया कि कराची के जो रेजिडेंट हैं वो 18.19 मिलियन तो कराची के रेजिडेंट हैं जो रजिस्टर्ड हुए हैं। फिर कराची में 1 करोड़ सवा करोड़ के करीब वो लोग हैं जो दूसरे सूबों से आए हुए हैं, जो बाहर से आए हुए हैं, जो यहाँ रजिस्टर ही नहीं है। अगर इनको शामिल कर ले तो हमारी पॉपुलेशन वैसे ही जो 30 मिलियन पे पहुंच जाती थी। मान ली गई है सर ये बात कि जो यहाँ पर रह रहा है कहीं और सूबे से आया है लेकिन 6 महीने से रह रहा है, उनको शामिल कर लिया जाए, मान ली गई है सर बात कि अब इस डाटा में शामिल किया जाएगा उनको। ये मान ली गई है और ये पॉलिसी का हिस्सा है और ये एस्टैब्लिश दुनिया भर का प्रिंसिपल यही है। बिल्कुल। और जब आप वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई और आपने के इलेक्ट्रिक का जिक्र किया, आपने नादरा का हवाला दिया, तो क्या नादरा का डाटा, के इलेक्ट्रिक का डाटा, ये सब भी अब सपोर्टेड डाटा में शुमार होगा या नहीं होगा? ये आर्गूमेंट के लिए इस्तेमाल हो रहा है डेटा, और नेचुरली इसके डेटा को देख के चीज़ें करेक्ट करने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल इस्तेमाल होगा इंशाल्लाह। उम्मीद है सर कि अब जो डेट बढ़ी है, आखिरी बार है डेट बढ़ने की, और अभी इसमें जो बिल्डिंग्स रह गई काउंट होने में, जो घर रह गए काउंट में, वो काउंट हो जाएंगे। देखिए, हमने जो हमारी रिक्वेस्ट थी, हमने कहा था इसको टाइम बाउंड ना करें क्योंकि काम बहुत बड़ा है। ये 10 लाख अगर घर रह गए हैं, 11 लाख घर रह गए हैं और इतनी आबादी काउंट नहीं हुई, तो ये इतने छोटे अरसे में नहीं हो सकती है। लेकिन उन्होंने फ़िलहाल जो है 15 मई तक की डेट बढ़ाई है, और हमारी दरख्वास्त भी उनसे यही है और हमारी कोशिश भी ये होगी जब तक ये काम कंप्लीट नहीं होता ये प्रोसेस जारी रहना चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर प्लानिंग जो है इस प्रोसेस में हमारी मदद करेंगे। तो सर हम भी ये उम्मीद करते हैं कि इसके बाद अगर एक आपका कोई स्टांस आया तो उसके बाद खामोशी सामने ना आए, क्योंकि हर मरतबा रिजल्ट हमारे सामने नहीं आता लेकिन खामोशी ज़रूर सामने आ जाती है। रिजल्ट पता नहीं चल रहा होता कि हर बार मामला जो हल होते हैं या नहीं होते। देखिए, मैं एक चीज़ बताऊं आपको, हम कभी भी खामोश नहीं हुए। हमने जो 2017 की सेंसस उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया, और हमारी ही कोशिश की वजह से, क्योंकि उसके अंडर काउंट किया गया था, ये पॉपुलेशन सेंसस 10 साल की बजाय 5 साल के बाद 6ठे साल में हो रही है। ये हमारी एफर्ट्स है, किसी और ने इसमें, हम कोर्ट में भी गए, हमने गवर्नमेंट से भी कहा, हमने असेंबली में इस मौजू को उठाया, और ये हमारी एफर्ट की वजह से। किस लिए हम खामोश हो गए? अगर हम खामोश हो गए होते तो ये 6 साल बाद दोबारा सेंसस थोड़ी हो रही होती। ये हमारी ही जद्दोजहद थी जिसकी वजह से सेंसस जो है वक्त से पहले हो रही है। यानी जब तक कराची को सही तौर पर गिना नहीं जाएगा, एमक्यूएम इस बार खामोश नहीं होगी। इस बार नहीं, इससे पहले भी खामोश नहीं हुई, इस बार भी नहीं होगी और आइंदा भी नहीं होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर इसके लिए अपने लोगों को। वैसे तो अगर सही गिन लिया जाएगा तो आइंदा बिल्कुल बोलने की जरूरत और गुंजाइश भी खत्म हो जाएगी। हाँ, एग्जैक्टली। सर बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे और इससे मुताल्लिक़ बात कर रहे थे। और जिस तरह 15 दिन की बात की गई, अब 15 दिन बाद जो रिजल्ट सामने आएंगे, हम कोशिश करेंगे दोबारा भी इस सेगमेंट पर हम ज़रा बात करें कि क्या वाकई अब सही गिन लिया गया है, रिजर्वेशन दूर हो चुके हैं सियासी जमातों की या कि नहीं। ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए।